नमस्कार देवियों सज्जनों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मेरा बहुत वेट कर रहे थे तुम लोग कि भैया कब आएगा कार्बन कंपाउंड। तो भाई तुम्हारे भैया ने तुम्हारी बात सुन लिया। हाय एवरीवन, तो दिस इज योर वन एंड ओनली, तुम्हारा बड़ी, तुम्हारा आयरन, तुम्हारे आकाश भैया। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई अपने वन शॉट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। बहुत लेंथी चैप्टर लगता है भैया, कहीं समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। अरे सब बनेगा भाई, अपने आकाश भैया भरोसा तो करो, क्योंकि आज के इस वन शॉट में हम लोग करने वाले हैं वो सारी चीजें। क्या क्या चीजें करने वाले हैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होगी भाई साहब। यहाँ पे थ्योरी बहुत लेंथी चैप्टर माना जाता है ना, लेकिन बहुत ही कम समय में मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, और हाँ वो टॉपिक्स बताऊंगा जो इस बार पेपर में आएंगे। सो भैया स्टे ट्यून्ड, और बहुत ही मजेदार तरीके से अब भाई कंसंट्रेशन करके अपने को पढ़ना है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार वन शॉट को। आओ तो भाई लोग, हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर का नाम तो तुम्हें पता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, लेकिन तुम जब एनसीईआरटी में देखोगे तो पहला टॉपिक पता है क्या आएगा, वो आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई। अच्छा, अब तुमने अपने सीनियर को देखा होगा ना भाई, वो बड़े डरे होते हैं केमिस्ट्री से। क्यों 11th 12th में, क्यों यार 11th 12th में ना केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती। इवन मैं तो पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, वो आते हैं क्लास में, भैया व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री तो पता है क्या होता है, रासायनिक विज्ञान, लेकिन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक क्या होती है। तो आज तुम समझ जाओगे 10वीं क्लास में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यार एनसीईआरटी ये कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि द कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मतलब कि लिविंग बीइंग्स से डिराइव्ड होके बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भैया एक एग्जांपल दे दो, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि यार पेट्रोलियम क्या है। भैया पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। अच्छा फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल कहां से बनता है यार, बहुत सालों पहले डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स जब नीचे जमीन में दब गए थे हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर में, तो उनसे एक तेल निकला, उनसे एक तेल प्रोड्यूस हुआ, और वहां से बना पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या हुआ यार, फॉसिल फ्यूल तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो लिख देते हैं भाई, फॉसिल फ्यूल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, हमारा फॉसिल फ्यूल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारा कोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई ये सारी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल सी डेफिनेशन है यार। अच्छा जी ठीक है, अब आगे देखो, द केमिस्ट्री विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो केमिस्ट्री के भैया चैप्टर्स जो डील करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। अच्छा भैया ठीक है, अब देखो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मन में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा यार भैया इस चैप्टर का नाम कार्बन कंपाउंड्स क्यों है। मतलब यार कार्बन की जगह वो भी तो हो सकता था ना, नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड्स है भैया। मतलब इसको इतनी मतलब यार ये क्या बात है, मतलब इसको सिर पे चला के बिठा दिया तुमने, चैप्टर बना दिया इसका। तो यार सिर पे चलाया मतलब कुछ सोच समझ के चलाया ना, मतलब समझ रहे हो। शर्मा जी के बेटे को शर्मा जी का बेटा ऐसे ही नहीं कहते, शर्मा जी के बेटे ने कुछ उखाड़ा होगा तभी तो कहते हैं कि देखो शर्मा जी के बेटे को, तो कुछ उखाड़ा होगा उसने, ऐसे इसने भी कुछ उखाड़ा है भाई। आओ देखते हैं क्या उखाड़ा है। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, हेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मतलब ये कि जब हमने जितने भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छाना देखा तो हमने पता है क्या पाया, हमने ये पाया कि साला जहां भी देखो कार्बन आ जाता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन, यहां भी शर्मा जी का बेटा, वहां भी शर्मा जी का बेटा, वहां भी शर्मा जी का बेटा, हर जगह शर्मा जी का बेटा। क्यों भैया, हर जगह टॉप कर देता है इसलिए हर जगह शर्मा जी का बेटा। ऐसे अपना कार्बन है, कार्बन क्या कर रहा है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हर जगह कार्बन। तो ये माना गया कि साला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन। तो चैप्टर का नाम क्या रख दिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। समझ रहे हो बात को। अब हायर क्लासेस में ये नहीं लिखते, अब 10th में क्यों लिखा, क्योंकि लगा था कि 10th क्लास के बच्चे थोड़े नन्हे मुन्ने प्यारे से होते हैं, उनको भी स्टार्टिंग बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो तो डर जाएंगे थोड़ा सा। कार्बन का नाम थोड़ा फेमिलियर तो इसलिए कार्बन नाम रख दिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक और मजे की बात बताता हूं मैं तुम्हें, एक बहुत पुराने समय में जब मैं बहुत छोटा था, एक मूवी आई थी, मतलब मेरे से भी बहुत पहले आ गई थी, मैंने सुना था नाम, मूवी का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। मजे की बात बताऊं, ये वो 3 एसेंशियल चीजें हैं जो इंसान को, जो ह्यूमन बीइंग को अपने जीवन में चाहिए होती हैं। मतलब तुम क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो तुम। भैया मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं मुझे मजा आता है। हट झूठा, तुझे मजा आता है, मजा तो किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, तुझे भी नहीं आया होगा। मतलब हो सकता है इंटरेस्ट आए कि यार मुझे अच्छे से याद हो जाता है, मैं चीजों को समझ जाता हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सबसे पहले पढ़ने का मन क्यों करता है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट इज पैसा।
अपने को पैसा चाहिए भाई, पैसे से क्या आएगा? अजी पेट पूजा होगी। पैसे से क्या होगा? नए नए कपड़े पहनूंगा। और पैसे से क्या होगा? एक आलीशान सा घर बनाना है, पेंट हाउस बनाऊंगा मैं तो अपना। मतलब तीन चीज चाहिए तुम्हें, रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए तुम्हें? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और ये तीनों ही चीज में सरप्राइजिंगली कार्बन होता है भैया। रोटी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कार्बन है भैया। कपड़े में बहुत सारी वैरायटी होती है, कार्बन एलिमेंट होता है भैया। घर में बहुत सारा मटेरियल यूज करते हैं, कार्बन होता है। तो हर एक जगह कार्बन ही कार्बन है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज। तुम्हें स्कोर भी तो करना है तुम्हें 10th क्लास में, है पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का हुआ भैया इंट्रोडक्शन। आइए जरा, अब मन में क्वेश्चन आया, मन में भैया हमारे जो है लड्डू फूटा कि यार कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ये सारा कार्बन हर जगह आ क्यों रहा है? मतलब शर्मा जी के बेटे में वो कौन सी खासियत है कि वो हर बार टॉप कर रहा है? ऐसा क्या कर रहा है वो? बादाम ज्यादा खा रहा है क्या है? या फिर उसके मतलब कुछ क्या चक्कर है यार, समझ नहीं आ रहा। तो आज छानते हैं कार्बन में ऐसा क्या है भाई। तो कार्बन की सबसे पहले देखो, इनको हम कहते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मतलब कार्बन का यार एकदम जबरदस्त नेचर है भाई, है एकदम ही जबरदस्त नेचर है भाई। आओ देखते हैं क्या है। सबसे पहला नेचर कार्बन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, फिर व्हाई कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसका भैया रीजन है हमारा कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट 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 भैया, टेट्रावैलेंट क्या होता है? टेट्रा में टेट्रा माने चार, है ना। तुमने सुना ना जब मार्केट जाते तो कहते हैं टेट्रा पैक, है ना, इस वाली बोतल का टेट्रा पैक। टेट्रा मतलब चार का ग्रुप, ठीक है। तो भाई यहां पे बातचीत हो रही है कि भैया कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी या फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चार हैं। ये क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ भूल गया बेटे, भूल गया भूल गया भूल गया, ऐसे ना भूल हैं। अब याद दिलाता हूं मैं तुम्हें। देखो यार, कार्बन की बात कर रहे हैं भैया, तो कार्बन सब लोग जानते हैं कि कार्बन आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कार्बन छठे नंबर पे। तो जब कार्बन छठे नंबर पे आता है, तो अगर मैं कार्बन का कर दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहली शेल में 2 होंगे और दूसरी शेल में कितने होंगे बेटे? जल्दी बताओ मुझे कितने होंगे बेटा। कार्बन का हो गया अपना 6 एटॉमिक नंबर और 12 मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,4। तो पहली शेल में 2 हैं, दूसरी शेल में 4 हैं, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 हैं। तो अगर मैं ड्राइंग भी बनाऊं, मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरा न्यूक्लियस हो गया भैया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस हो गया। पहली शेल में कितने बनाओगे भैया इलेक्ट्रॉन? जल्दी समझाओ, जल्दी बोलो बे। 1 1 2 और अगली में 1 2 3 एंड 4। तो ये बना दिया तुमने, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है भैया, ये इसका वर्सेटाइल नेचर है। अबे देख तो लो पहले भी, देखो सब कुछ वर्सेटाइल नेचर में आएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंस में आएगा। अब बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा रुक जाओ बस। लेकिन पहली बात याद रखो, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट्स व्हाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट। तो एक रीजन है। दूसरा रीजन, कार्बन ऑलवेज मेक कोवेलेंट बॉन्ड। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये कोवेलेंट बॉन्ड का होवे हमको तो ना पता है, मजे ले रहे हो बैठ के। मेटल्स नॉन मेटल्स में बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो जरा, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो हर एटम क्या चाहता है? तुम भी क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। अब अमीर तुम्हें क्यों बनना है? समझ में ध्यान से। तुम अमीर इसलिए नहीं बनना चाहते कि तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं अमीर बनकर कुछ बहुत ही अलग कर दूंगा। नहीं, तुम्हें जलन हो रही है यार। वो गली वाले कोने पे जो लड़का रहता है, उसके पास बड़ी अच्छी बाइक है यार, है तो बड़ी अच्छी बाइक चलाता है। मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ, उस पर पता है फोन कौन सा है? आईफोन 18 प्रो। 18 तो आया भी नहीं अभी, 17 प्रो। समझ रहे हो बात को? मतलब मेरी गरीबी देखो कि मुझे 18 प्रो दिख रहा है, क्योंकि मुझे 17 प्रो तो पता ही नहीं है। गरीबी है मेरी, गरीबी है, ठीक है ना। मैं समझ रहे हो बात को, ठीक है ठीक है जी, वापस आ जाओ जल्दी से। तो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें? हाँ, तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें अपनी दिक्कत नहीं है, तुम्हें गली के कोने वाले भैया से दिक्कत है यार वो उन पे बाइक है यार, मैं तो उनके ऐसा बनना है यार। मतलब वो तुम्हें ना दिखते तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी, वो तुम्हें दिख गए हैं, वो रोज गली से बाइक साई देने से लेकर जाते हैं, तुम्हें लगता है यार मैं भी ऐसी बाइक लूंगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही कार्बन या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो भी हमारे सारे के सारे एटम्स किसी की तरह बनना चाहते हैं। और वो कौन है? हमारी नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस की क्या खासियत बताई थी कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक एटम उनको देख के कॉपी करने की कोशिश करता है, और उनके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं आउटर मोस्ट शेल में। इस चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन लेना या देने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि जब हमने सोडियम को देखा था, तो सोडियम था हमारा 11वां नंबर था इसका एटॉमिक नंबर, तो 2,8,1 हमने सब मेटल्स नॉन मेटल्स में किया था। तो इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे करने हैं। इसके पास ऑप्शन था, तो ये 7 ले लेगा या फिर ये 1 दे देगा। बेटा 7 लेना कठिन है, 1 देना आसान है, तो 1 दे देता था और बन जाता था 2,8। आउटर मोस्ट शेल में 8 होते थे, ये हो जाता था किसकी तरह?
हीना नहीं, नियोन की तरह बेटा, किसकी तरह? नियोन की तरह हो जाता था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, क्लोरीन की बेटा 17 होता था, 2,8,7 इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे करने हैं, या तो 7 को भगा देगा या फिर 1 को बुला लेगा, ये 1 को बुला लेता था और बन जाता था 2,8,8, ये भी खुश हो जाता था। ससुर कार्बन की दिक्कत हो गई भैया, कार्बन की दिक्कत क्या हो गई? देखो हर एक एटम वो काम करता है जो आसान होता है, एक देना आसान था, एक लेना आसान है, रेदर देन 7 लेना है फिर 7 देना। कार्बन के पास गए, भाई तू क्या करेगा? पर कार्बन तो कह रहा है यार मेरे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा? क्या हुआ? कह रहा है 4 तो लेने पड़ेंगे अगर 8 पूरे करने हैं, अदरवाइज 4 ही देने पड़ेंगे। और ससुर दोनों ही काम बड़े टफ है यार, ये तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी चीज होती है यार, अब क्या करें यार, अब क्या करें? तो ये क्या कहता है, देखो क्या कहता है, इट इज हार्ड फॉर कार्बन टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय आइदर लूजिंग और गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट डज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यार, बॉन्डिंग क्या होती है भैया? यार देखो सिंपल सी बात, तुम मेरी बात को समझो यार, बॉन्डिंग का मतलब होता है रिश्ता, रिश्ता, और रिश्ता बनता है लेन देन से। भाई तुम्हारे पापा के बीच में, मम्मी के बीच में कोई लेन देन हुआ होगा तब रिश्ता बना होगा। भैया कौन सा लेन देन, क्या बात कर रहे हो, कैसा लेन देन? अबे म्यूचुअल रेस्पेक्ट हुई कि नहीं हुई, है ना? इज्जत दी आपस में, प्यार दिया आपस में, तब जाके एक रिश्ता बना और तब तुम आए होगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट मतलब कब बना, जब बॉन्डिंग हुई। तो अब दो को समझो मेरी बात को, यहां पे कार्बन भी लेन देन करना चाहता है बेचारा, लेकिन ये तुम्हारी तरह नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम भी नहीं कर पाते भी लेन देन, अभी उसमें टाइम है ना? यहां पे कार्बन परेशान है, कह रहा है लूं या दू यार, दोनों चीज मेरे लिए तो बहुत टफ है, हार्ड है। तो ये क्या करेगा? ये सोचेगा मैं काम कर लेता हूं, मैं ना शेयरिंग कर लेता हूं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना? और इसको कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इसकी गली में ना एक बार हाइड्रोजन घूम रहा था और हाइड्रोजन के पास 1 था। हाइड्रोजन को अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 पूरे करने होते हैं, 2,8 वाला तुम्हें पता ही है, ठीक है? तो इसने बोला हाइड्रोजन से कि यार तुझे 1 चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए, तू अपने 4 दोस्तों को बुला के ला। तो ये 4 दोस्तों को बुला के लाया, चारों के चारों दोस्त आ गए, ऐसे आ गए, ये एक और हाइड्रोजन आ गया, एक और हाइड्रोजन आ गया। जब चारों दोस्त आ गए तो कार्बन ने बोला तुम सबको 1-1 चाहिए ना? हाँ चाहिए। तो मैं तुमसे सबसे 1-1 शेयर करूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ शेयर करोगे। अच्छा ऐसे? हाँ। तो इस हाइड्रोजन ने अपनी जगह घिर के देखो इसको अपने अंदर ले लिया, बोल दिया कि चलो मैं इसको शेयर कर रहा हूं, मैं इसको यूज कर लूंगा, मैं भी इसको यूज कर लूंगा, मैं भी इसको यूज कर लूंगा। बदले में कार्बन भी इन सबके इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और ऐसे करके जो बॉन्ड बना बेटा मेरा, उसे कहते हैं भैया कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये इसकी एक खासियत है। भैया ये इसकी खासियत क्यों है? अभी बताऊंगा ना, पहले देख तो लो सारे पॉइंट, सब बताऊंगा, ठीक है? अगले में आ जाओ। कार्बन shows catenation self linkage property। भैया what is catenation? Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon। मतलब कार्बन अपने जैसे ही लोगों से, मतलब कार्बन अपने दूसरे कार्बन भाइयों के साथ में बॉन्ड बनाने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखता है। और ये कैपेबिलिटी इतनी तगड़ी होती है कि देखो कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती। नॉर्मली एटम्स क्या होते हैं, एक के बाद एक जुड़ा, तो अगले बार जब कोई जुड़ने के लिए आता है तो ये उसको धकेल देते हैं, यार इतना जगह मतलब भीड़ मत कर यहाँ पे, है ना? हमें दिक्कत हो जाती है भाई, देख हम तो अपना शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन कार्बन के अंदर एक तगड़ी एबिलिटी है, कार्बन 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 थाउजेंड्स ऑफ कार्बन लाइन से लग सकते हैं बॉन्ड बना के। ये कार्बन की खासियत है। इसी वजह से कार्बन के भैया गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। और दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। ध्यान देना, मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं तुम्हें। वैसे तो जब हम 2 तरह के बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड और अपना कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यहां पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बना अपना सोडियम का Na पॉजिटिव, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बना Cl नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, बना NaCl। अब NaCl जो बना वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से बना, है ना? तो ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हमारा CH4 बना, क्या यहां पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आया? नहीं, क्योंकि ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए थे, ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है। तो यार यहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ये थोड़ा सा वीक नजर आता है कि ये तो वीक होगा, आयनिक से तो वीक होगा। लेकिन भाई कार्बन के अंदर हमने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया। कार्बन कह रहा है कि मुझसे पंगा ना लेना भाई, कोवेलेंट बॉन्ड जरूर बनाता हूं, लेकिन मित्र अपनी पावर है। यहां पे कार्बन से कार्बन का बॉन्ड जो है ना मित्र, बहुत तगड़ा बनता है। और जब ये तगड़ा बनता है तो ये बनते चले जाते हैं, टूटते ही नहीं है कभी। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना? कार्बन 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 कार्बन, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है भैया? कैटिनेशन हो जाती है। तो ये बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, अगली क्या आती है भैया? अगली आती है कार्बन शोज एलोट्रोपी।
इसको लिख लो, अभी बताऊंगा एलोट्रॉपी क्या होती है। तो ये बातें सारी समझ में आ गई कि यार कार्बन की चार खासियतें, इस वजह से इसके चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। अभी आगे करके बहुत सारी चीज देखेंगे, चलो आगे बढ़ो। चलो जी, कैटेनेशन को विजुअल तरीके से समझते हैं। कैटेनेशन इज लाइक रोबो चिट्टी के बहुत सारे इसके भाई दोस्त आपस में जुड़ते चले गए। देखो है ना, रोबो चिट्टी देखी किसी ने? रोबोट मूवी है ना, मैंने देखी थी। इसमें मतलब सबसे अच्छा डायलॉग मुझे क्या लगा, रोबो चिट्टी में सबसे अच्छा डायलॉग क्या लगा मुझे? सब कुछ मतलब सब एक तरफ। रोबो चिट्टी बोलता है ऐश्वर्या राय को किडनैप करके लाता है, पता क्या कहता है? कि इंसानों की बनाई बस दो ही चीज बहुत खूबसूरत है, एक तुम और एक मैं, है ना। देख रहे हो, एक नेचुरल थी, ये आर्टिफिशियल था। लेकिन देख रहे हो कितना मतलब कितना अच्छा डायलॉग मारा, इंसानों के लिए बस दो चीज खूबसूरत है, एक मैं और एक तुम, है। फ्लोटिंग लेवल देख रहे हो कितना तगड़ा रोबोट का, ठीक है। तो कैटेनेशन में क्या हो गया, एक जैसे ही बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं। और भाई जैसे मान लो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ध्यान रखना, हर एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था टेट्रावेलेंट है। क्या बोला था? टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब चार बॉन्ड बनाएगा, एक दो तीन। देखो हर कार्बन के एक दो तीन चार, हर कार्बन के लिए एक दो तीन चार, हर कार्बन के लिए एक दो तीन चार, सबके चार बॉन्ड है। अब मजे की बात क्या है, टेट्रावेलेंट होने की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। भाई कहीं भी तुम कार्बन कुछ भी जोड़ते चले जाओ ना, यहां भी कार्बन जोड़ दो, यहां भी कार्बन, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो टेट्रावेलेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, कैटिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो दो समझ में आ गई। दूसरी बात, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए तभी, लेकिन कार्बन का बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब तुम में से लोग पूछेंगे मुझसे कि भैया पेपर में आ गया हमसे पूछने के लिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उससे फायदा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों होता है कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं तो वीक होना चाहिए, कोई चार्ज है ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव का। तो बताता हूं, देखो बड़ी मजे की बात। देखो यार, मान लो दो मेरे पास एटम है, ए नाम दे दो उसका, चलो नाम दे दिया तुम्हारा अपना बडी, है ना, बी नाम दे दिया, ठीक है। तो यहां मैंने बी लगाया एक एटम, ठीक है, बी लगाया मैंने एक एटम, उसके बाद यहां मैंने एक बी लगाया। बात समझ में आ रही है? जब इनके बीच में क्या हुई, जब इनके बीच में यहां पे एक जो है म्यूचुअल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की इनके बीच में, तो बॉन्ड मान लो कुछ ऐसा बना। अब इनका साइज कितना बड़ा है, तो बॉन्ड की लेंथ इतनी लंबी है। वहीं अगर मैं इनका साइज छोटा कर दूं, है ये बी ही, और साइज मैंने छोटा कर दिया, बात समझ में आ रही है? तो ये बनेगा। एक कंडीशन ली मैंने जहां पे एटम का साइज बहुत बड़ा है, तो बीच में इतना गैप है, एक मैंने छोटा कर दिया। मुझे खुद सोच के बताओ, ये डायग्राम मैंने गन्ने का इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें मतलब यहां गन्ना चुसवा रहा हूं मैं, नहीं ऐसा नहीं है, फील नहीं दिलवा रहा हूं मैं समझाने के लिए लिया हुआ है भाई, ठीक है। देखो ये गन्ने की कितनी लंबी वो है, लेंथ है। इस गन्ने को तुम ऐसे तोड़ना चाहोगे, टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, है टूटेगा, ठीक है। अगर मैं इस छोटे से वाले को बोलूं कि टूट जाएगा, अरे कोशिश करते रहोगे, नहीं टूटेगा, क्योंकि लेंथ छोटी है। जितनी लेंथ छोटी हो जाती है ना, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तुम खुद से दिमाग लगाओ ना, पेंसिल, ये पेन इतना बड़ा है, तोड़ दूंगा, ये पेन इतना सोएगा, ओई 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 करता रह जाऊंगा, टूटेगा ही नहीं, है ना। तो कार्बन का एटम का बहुत छोटा साइज होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। सो द कोवेलेंट बॉन्ड द कोवेलेंट बॉन्ड द कोवेलेंट बॉन्ड द कोवेलेंट बॉन्ड between two carbon atoms is very strong yet very strong, strong, ठीक है, very strong, yet they don't have charges, this is due to the very small size of carbon atom, कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा है, जिस वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बॉन्ड छोटा होता है, और इससे क्या होता है भाई, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड की हमारी, देखो मैंने तुम्हें सबकी बातें बता दी। टेट्रावेलेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, चार बॉन्ड होता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे कंपाउंड बनने की। कैटिनेशन भाई बहुत लंबे लंबे कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और एलोट्रोपी अब समझेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हमें सारी बातें समझ में आ गई। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले, एलोट्रोपी पे जाने से पहले मैं तुमसे बताऊंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड की भी टाइप होते हैं। जब हम शेयरिंग करते हैं ना, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। अब जरा वो टाइप देख लो एक बार। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिंगल में क्या होता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड हुए बिटवीन द टू एटम्स, इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड। मतलब ये समझ में नहीं आया? समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आओ जरा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें कुछ, है ना।
मुश्किल वक्त कमांडो सक निंजा हथौड़ी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब 2 H है। अब तुम खुद बताओ मुझे भाई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल 1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसको 2 पूरे करने हैं, क्योंकि पहली शेल में केवल 2 ही आ सकते हैं। तो ये कहता है भाई शेयरिंग कर लेते हैं, तो यहां से ऐसे शेयरिंग हो गई, यहां से ऐसे शेयरिंग हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बेटा? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब एक डंडी बना दो। 2 इलेक्ट्रॉन से एक डंडी बनी, मतलब सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही क्लोरीन पे आ जाओ, ये मेरे पास क्लोरीन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं भाई? क्लोरीन में क्लोरीन होता है 17, तो मतलब 2,8,7 हो गया। सही बात है? हाँ भैया, तो 7 बनाओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। भैया यहाँ क्रॉस बना दिया, यहाँ ये बना दिया, तो जाति कर रहे हो आप। अबे जाति नहीं कर रहा, बता रहा हूं कि दोनों के इसके साथ ये है, उसके साथ ये, कभी कंफ्यूज हो जाओ, है ना, इसलिए बता रहा हूं। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पे इसके पास 7 है, इसको 1 चाहिए। अब इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, लड़ाई बच जाएगी। मैं तो नहीं दे रहा किसी को भी। ऐसा थोड़ा है कि क्लोरीन उससे बोलेगा कि भाई तू मुझे दे दे। ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे पास भी 9 लाख है, मेरे पास भी 9 लाख है, और एक प्लॉट आ रहा है 10 लाख का। क्या मैं तुमसे आके कह सकता हूं कि भाई मेरे पास 9 है, तू अपने 9 में से मुझे 1 दे दे, मैं प्लॉट खरीद लूंगा? चला जा यहां से, ऐसे तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें अपना 1 लाख रुपया। क्यों दूं भाई मैं तुम्हें? मेरे पास भी 9 है, तुम्हारे पास भी 9 है, मैं क्यों दे दूंगा तुम्हें? हट, भाग यहां से। ठीक है, ऐसे यहां पे दोनों भिखारी हैं। अब दोनों भिखारी हैं तो भाई फिर तो कोई भी नहीं देगा किसी को, तो शेयरिंग करते हैं। यहां ऐसे शेयरिंग हुई, इसके 8 हो गए, यहां इसके भी 8 हो गए, मामला सेट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? केवल 1 पेयर, मतलब एक बॉन्ड बीच में बना दो। सेम गोज विथ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं बात करूं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, एग्जांपल इसका सबसे बढ़िया कौन सा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां पे लिख लो व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है ना, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तब। अब आंसर देखो, इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल है O2 का मॉलिक्यूल। O2 में कैसे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या, अगर मैं केस की बात करूं तो कितना होता है भाई? 2,6 होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, टोटल इसके पास। तो हमने बना दिया भाई कुछ ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 चाहिए तो बेटा 2 ले लिए, इसको भी 2 चाहिए तो बेटा 2 ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बेटा? 2 पेयर हो गए, तो 2 डंडी बना दोगे, है ना, 2 डंडी बना दी, तो इसलिए डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। अब आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है भाई? व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है ना, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो जल्दी से, यहां पे नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन ये, तो नाइट्रोजन क्या होता है अपना? 2,7 होता है। सही बात है ना? टोटल कितने होते हैं भाई इसके पास? 2,7, 2,5 होता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। तो देखो 5 बनाओगे, तो कैसे बनाएंगे 5? 1 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब तुम एक देखना, मैं पता है यहां पे तुमसे पेपर में बनाने के लिए आ सकता है ये, है ना, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। भी दोबारा बनाऊंगा मैं, गेम खेल रहा हूं। मुझे पता था कि इसको सामने वाले से 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास 6 है, तो मैंने सामने 2 बनाए, इससे कि आसानी से डायग्राम बना सकूं। मुझे पता था इसके पास 5, इसको 3 चाहिए, तो मैंने इसके कोने पे 3 रखे, इसके भी कोने पे 3 रखे, जिससे कि आसानी से शेयरिंग हो जाए। देखो कैसे हो गए 8, अरे हो गए 8। कितने पेयर शेयर हुए भैया? 3, तो 3 डंडी बना देंगे। इसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया है, और कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया तो भाई ये समझ में आ गया कि कितने टाइप के होते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, भला चंगा मामला है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर यहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से लिख दोगे भैया मजा आ गया, स्वर्ग दिख गया, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, एपीएम वाली बातचीत हो चुकी है? क्या कहते हो गई होगी यार तुम्हारी एपीएम वाली बातचीत? तो मतलब इतना स्मूथ चल रहा है मामला। 10th क्लास इतनी आसान है क्या? है तो सही भाई, अगर तुम अपने बड़ी की क्लास में बैठे हो तो। कहीं और तुम बैठे हो तो भाई मैं कुछ गारंटी नहीं लेता तुम्हारी, है ना। यहां बैठे तुम लोग मतलब एकदम सेट चल रहा है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब भैया हमने कर दिया एपीएम, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो एक बार। एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। भैया इसका आंसर तो आपने लिखवाया नहीं है, मैं कहां से लिखूंगा पेपर में? आप तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखवा रहे। अबे घन चक्कर हैं, घन चक्कर मेरे लाल मेरे पीले, ये क्या लिखवाया है? इट इज हार्ड फॉर कार्बन टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय अदर लूजिंग और गेनिंग और 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट डज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो भैया आंसर सारे स्लाइड्स में लिखे हैं, और स्लाइड तुम्हें कहां मिलेगी बता चुका हूं भाई, टेलीग्राम पे मिल जाएगी ना। चिंता क्यों करते हो तुम लोग यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा वहां पे। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी बोर्ड की लंका लगा देंगे पूरी। समझ रहे बात को? तुम्हारी लंका नहीं लगेगी बोर्ड में, बोर्ड की लंका लगाएंगे इस बार। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, आगे बढ़ो। एक्सप्लेन करना था ब्रीफ में
और दो रीजन बताने हैं फॉर कार्बन फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है जी भैया? कैटिनेशन बनाता है, टेट्रावेलेंट है, तो दो रीजन। अरे ये कितना आसान है भाई। व्हाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स? क्योंकि कार्बन का छोटा साइज है जी, तो छोटा बॉन्ड बनेगा। सारी बातें लिखवाई हैं, देखो सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट हो गई। और ये पीवाईक्यू है 2023 में आया था, तुमसे 2023 में पूछा था, और स्लाइड में तुम्हारे लिए सारी बातें लिखी हैं। देखो कार्बन भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है भैया? छोटा होता है इसका, मतलब ये छोटा होता है, इसका छोटा क्यों होगा, है ना? ये छोटा होता है बहुत ज्यादा साइज में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते कहां पे थे हम? ठीक है, और क्या पूछा था इसमें? और पूछा था दो रीजन कि भाई ये इतने सारे इतने बड़े कंपाउंड क्यों बनाता है? दो रीजन क्या है? कैटिनेशन है और अपना टेट्रावेलेंट है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मौज बांध दी, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज रह गई भैया, आपने एक चीज नहीं बताई यार, है ना? क्या नहीं बताया आपने? एक तो भी एलोट्रोपी नहीं बताया, वो बता दो एक बार। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी भी तो शो करता है ना ये। अभी बस याद रखो, ये थोड़ा सा आगे आएगा, बताऊंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको विस्तार में करवाना है मुझे। तो एलोट्रोपी शो करता है, ये भी इसकी एक वर्सेटाइल नेचर है, इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, चिंता ना मत करो अभी, ठीक है। आओ जरा ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा था ना भाई, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एटम्स इज शोन बाय रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पर्टिकुलर एटम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिस्टमैटिक पेयर, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, जैसे हाइड्रोजन का बनाया था, अभी बनाया था, ऑक्सीजन का बनाया था, क्लोरीन का बनाया था, सबका बना दिया ना मैंने। एक बार दोबारा से देख लो, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए। भाई हाइड्रोजन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 2 पूरे करने होते हैं, तो उसको मतलब 1 की जरूरत होती है। सेम ऑक्सीजन 2,6 होता है, इसको 2 की जरूरत होती है। सेम क्लोरीन होता है 2,8,7, इसको 1 की जरूरत होती है। सेम नाइट्रोजन होता है कितना अपना 2,5, इसको 3 की जरूरत होती है। बनाने का तरीका बताओ ना एक बार, फिर से देख लो, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया। देखो इसको 1 चाहिए, तो जितने चाहिए उतने इसके मुंह के सामने रख दो, एक इधर एक इधर। इसने 1 ले लिया इधर से, इसने 1 ले लिया इधर से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। यहां पे आ जाओ। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कितने चाहिए? 2। तो मुंह के सामने कितने रखोगे? 2 रखोगे, बाकी कहीं भी रख दो, मुंह के सामने 2 रख दो दोनों तरफ से, ठीक है। इससे क्या होगा भाई? इससे ये होगा कि देखो आसानी से आप शेयरिंग करके दिखा दोगे, ये आपका मामला बन गया। यहां पे इसको कितने चाहिए? 8 करने के लिए 1 चाहिए, तो मुंह के सामने कितने रखूंगा? 1 रखूंगा बेटा। कितना रखूंगा? 1 रखूंगा, ठीक है। तो मुंह के सामने 1 रखूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। ये देखो 1 चाहिए था, बन गया बेटा। इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए 8 करने के लिए, हाँ जी। तो मुंह के सामने कितने रखूं बेटा? 3 रखूंगा, ठीक है ना। 5 में से 3 आ जाएंगे मुंह के सामने और 2 हो जाएंगे कहीं भी अलग, ठीक है। अब देखो कैसे करने हैं, देखो ये 5 इसके हो गए 8, और भाई ये हमारे इसके हो गए 8। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए भैया बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना भैया प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब प्रॉपर्टीज पेपर में आती हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो इसलिए बताऊं, ध्यान से देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में मेनली बात कर रहे हैं इनके कोवेलेंट होने की वजह से इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान से देखना, देखो यार पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, ये बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस। मतलब सिंपल सी बात है, आपने भी H2 का मॉलिक्यूल बनाया, क्या यहां पे कहीं भी कोई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है? एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई पॉजिटिव नेगेटिव आया? नहीं आया। कोई चार्ज है? नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना भाई। अबे हाँ यार, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या फ्लो ऑफ चार्ज होगा जब चार्ज ही नहीं है? अबे यार मतलब लड़का है नहीं तो मैं शादी करवानी है? अबे लड़का चाहिए ना शादी कराने के लिए भाई, क्या बात कर रहे हो? चार्ज ही नहीं है तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी भैया, ऑब्वियस सी बात है। तो एब्सेंस ऑफ आयंस की वजह से ये बहुत ज्यादा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन फिर तुम नीचे लिख के देखोगे भैया केमिस्ट्री की बात चल रही है, एक्सेप्शन नहीं आया यार, आ गया ना है। एक्सेप्शन इज लाइक कौन? फूफा जी, हर जगह घुसते हैं भाई, ये केमिस्ट्री में हर जगह घुसेंगे फूफा जी। एक्सेप्शन कौन है यहाँ पे? एक्सेप्शन ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है भाई? ग्रेफाइट कार्बन से बना एक सब्सटेंस है, कार्बन से बना हुआ एक सब्सटेंस है। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और कार्बन क्या करता है भैया? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज होते नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें तो पास करती है। ग्रेफाइट क्या होता है? अबे तुम्हारी पेंसिल के अंदर जो होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं, लेड जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, समझ रहे हो बात को? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। बहुत बार बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, स्कूल में पढ़ के आते हैं कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सॉकेट में दे देते हैं, बस्ट बोल जाता है, मम्मी हमें मारती है। होता था ऐसे कि नहीं होता था? अच्छा, समझ में आ रही है बात? अब अच्छा, अब आधे लोग बोलेंगे भैया ये एक्सेप्शन का मतलब यार समझ नहीं आता, मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। एक समझाता हूं मैं तुम्हें बात। मुझे बात बताओ, अभी क्या चल रहा है भैया? अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर चल रहा है अभी, है ना। अब नवंबर अक्टूबर का लास्ट या फिर नवंबर, है ना, जब भी तुम वीडियो देख रहे होगे, कभी भी देख रहे होगे,
नवंबर के महीने में ठंड अभी आई नहीं है और गर्मी ठीक से गई नहीं है। थोड़ी थोड़ी ठंड लग जाती है रात में, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगती है। तो तुम क्या करते हो? तुम चलाते हो पंखा और कंबल लेते हो ओढ़, और अब जो तुम्हारी मस्त मौज में नींद आती है, हा मौसम हो तो वैसा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मैं कंबल ओढ़ता हूं, और तुम मम्मी से क्या कहते हो? मम्मी यार मैं कल आराम से उठूंगा, संडे है, प्लीज मेरा पंखा बंद मत कीजिएगा। मम्मी कहती है हाँ बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सुबह को 6 बजे क्या होता है ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पंखा हमें बंद मिलता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सेप्शन। हाँ एक्सेप्शन कैसा भैया, कैसे? अबे ऐसे कि मम्मी ने बोला था कि हाँ नहीं करूंगी, लेकिन मम्मी ने कर दिया। मतलब जो होना होता है वो होता ही नहीं है, उल्टा होता है। भैया बोला था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कार्बन के कंपाउंड, लेकिन यहां ग्रेफाइट ने उल्टा गेम खेल दिया। वो कह रहा है ना जी मैं नहीं मानता, मैं तो उल्टा काम करूंगा, मैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। फंस गई बात। तो एक्सेप्शन कहते हैं जो होना होता है वो नहीं होता। ऐसे नीचे आके देखो दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बात समझना, देखो मान लो यहां पे मेरे पास कार्बन से कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कोई कंपाउंड है ये वाला। अब ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है भैया, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि तुम्हें बताया था मैंने कार्बन का छोटा साइज होता है, छोटा साइज होने की अकॉर्डिंग, छोटा साइज की वजह से भाई जो भी कंपाउंड होता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये कैसा होता है? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छी है जी। लेकिन इसके बराबर में कोई इसके जैसा ही एक और कंपाउंड रखा है, इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है ना स्ट्रॉन्ग होने का। क्यों जी? इनके बीच में क्यों नहीं है? अबे समझो, देखो ये आपस में तो मतलब खुद में खुद तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो समझाता हूं। देखो मान लो कहीं पे लिखा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, खुद में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बराबर वाले से भी बॉन्ड बना के टाइटली पैक्ड हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एज अ होल बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो जरा ध्यान से, मतलब ये क्या है? ये आपस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक NaCl दूसरे NaCl से चिपक के बैठा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां वो गेम नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात समझ में आ रही है? खुद स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपस में टाइटली पैक नहीं है। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर आ जाती है मम्मी, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है? हम ना मानते। डायमंड, डायमंड क्या है भाई? आ जाओ जरा ध्यान से। डायमंड बना है कार्बन का, कंप्लीटली कार्बन का बना हुआ एक सब्सटेंस है, नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, लेकिन भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। कह रहा है ढप्पा, कह रहा है क्यों जी ढप्पा? मैं तो नहीं मानता तुम्हारी बात, तुम्हारे होंगे जो होंगे रूल, मैं तो नहीं मान रहा। एक्सेप्शन केस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, ये भी हो गया। अबे यहां तक बात समझ में आ गई तो जैसे एपीएम लिख दो भाई। एपीएम करते रहोगे तुम पूरे लेक्चर में, मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम ना इस 1-1.5 घंटे के लेक्चर में यार तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम देखते रहो यार। मतलब केमिस्ट्री, या फिर मैं क्या बताऊं, ये केमिस्ट्री क्या चल रहा है, मतलब केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, हर जगह मौज ही मौज चल रही है। क्यों टेंशन लेते हो? फिर एपीएम लिख दो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलो भैया, क्वेश्चन कर लेते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा भैया क्वेश्चन ने? कार्बन कंपाउंड्स के, देखो मैंने क्या बोला था, क्यों करवाई थी प्रॉपर्टीज? क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, बताओ कौन कौन से सही है। कार्बन कंपाउंड्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, बोलो हाँ या ना। बैड कंडक्टर होते हैं, बोलो हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके मॉलिक्यूल में, हाँ या ना। या फिर वीक होती है, अभी क्या बताया था। एक्सेप्शन को मत देखो, जनरली बताओ क्या होते हैं भैया। जनरली तो बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयन से नहीं होते, तो ये वाला सही है। और वीक फोर्स होती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, तो ये वाला सही है। मतलब सेकंड और फोर्थ मेरा सही है, उसके लिए भैया सी इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस, आंख लगा देंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं फाइनली भैया एलोट्रॉपी पे। किस पे? एलोट्रॉपी पे। बोला था ना फोर्थ क्या है तुम्हारा? एलोट्रॉपी है। अब एलोट्रॉपी समझाऊंगा तुम्हें, ध्यान समझना एलोट्रॉपी क्या होती है। दिख रहे हैं तुम्हें? कौन है? सैल्मोन भाई है तुम्हारे, सैल्मोन भाई फेवरेट, सैल्मोन भाई है ना। अब सैल्मोन भाई की एक मूवी थी, मूवी का नाम था जुड़वा। ठीक है, जुड़वा था, जुड़वा ही था ना, मतलब मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें वो इसको स्कूटी पे लेके घूमते रहते नहीं, पर वो नहीं, उसमें तो वो कुछ हो, तो मतलब पता नहीं है मुझे कौन सी मूवी थी, जुड़वा ही थी शायद। अब ये सैल्मोन भाई ही हैं। सैल्मोन भाई है, लेकिन दो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब भैया नहीं समझ में नहीं आया, भैया समझ में नहीं आया, आओ समझाता हूं। The phenomena due to which an element exists in two or more forms having different physical properties but same chemical properties is called as allotropy। भैया नहीं समझ में आया, आओ समझाता हूं। देखो पता है क्या है, ये यहां पे मैंने एक कार्बन रख दिया बेटा, इससे बनता है कोयला, कोल बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोयला बन गया। बहुत सारे कार्बन इकट्ठे होते हैं, और अब ये कोल ना बना के क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एक नया सब्सटेंस, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बना देते हैं। ओ माय गॉड, कोल नहीं है, ग्रेफाइट है। फिर बहुत सारे कार्बन इकट्ठे होते हैं और क्या बना देते हैं भैया, क्या बना देते हैं,
ये बनाते हैं डायमंड। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। देखो कार्बन की अगर मैं इसको जलाऊंगा, इसको जलाने पे भी CO2 मिलेगा मुझे, ये भी कार्बन, इसको भी जलाने पे मुझे CO2 ही मिलेगा, और इसको भी जलाने पे मुझे CO2 ही मिलेगा। तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल का मतलब है रिएक्शन कैसे करते हैं, सब के सब सेम रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं जलने पे, है ना। जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे फिजिकली डिफरेंट है। ये हाथ में चूरा चूरा सा फील होता है, ये ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है ना, ये बहुत टाइट होता है। तो फिजिकली तो डिफरेंट है, लेकिन केमिकली सारे एक जैसे हैं। तो सब कुछ ध्यान समझो, ऐसे ऐसे एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं दो या दो साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल फॉर्म में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, बहुत ही डेली लाइफ का एग्जांपल है, तुम्हें मैं बताता हूं। तुम सुबह को उठते हो, मम्मी यार पैसे दे दो कुछ खा के आऊंगा, यार मैं आपका बच्चा हूं। पापा, यू देन पापा, पापा यार पैसे दे दो और चलो कहीं घूमने चलते हैं, यार मैं आपका बच्चा हूं। यू विद योर महिला मित्र, ओ मेरा बच्चा कहीं घूमने चलेगा, क्या खाया बाबू ने, तो सेम सेम बट डिफरेंट। मतलब पापा मम्मी के सामने तुम बच्चे बन रहे हो और वहां तुम्हारा बच्चा है, समझ रहे हो बात को। तो ये होता है भाई, ये होता है, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो भाई इस तरीके से ही तुम ही हो, लेकिन तुम अलग अलग जगह अलग अलग बिहेव कर रहे हो। तो फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो कार्बनी, लेकिन फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है। इनका क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, और इन्हीं सारी फॉर्म को एलोट्रॉपिक फॉर्म भी कहते हैं। कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक में बहुत सारी होती है, पर मेन 3 होती है। एक होती है डायमंड, एक होती है ग्रेफाइट, एक होती है फ्लोरीन, एक कोक, कोल, लैंप ब्लैक, ये सारी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। आपको 3 बहुत अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो होती है डायमंड, अपना डायमंड कार्बन का बना हुआ है, ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस माना गया है, ध्यान रखने, एक नंबर में पूछा सकता है। ये बहुत गंदा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये नहीं होता गुड कंडक्टर। की कार्बन कैसे होता है, कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट पे आ जाओ, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि एक्सेप्शनल केस था। अगला जाओ बेटा, इसे कहते हैं 60 कार्बन से बना हुआ बकमाइनस्टर फ्लोरीन नामक एक एलोट्रोप, जो कि एक आर्टिफिशियल एलोट्रोप है कार्बन का, जिसे बकमाइनस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसका नाम पड़ गया, ठीक है ना, अपना बकमाइनस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 एलोट्रोप होते हैं। आइए आगे बढ़ने का समय आ चुका है, अब पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन से पहले मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा, अभी तक तुमने सोचा होगा कि यार भैया ने एक बात नहीं बताई मुझे। क्या नहीं बताया? भैया ने बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, लेकिन ये कौन बताएगा कि कैसे पहचानूं कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो तुमसे कोई बोले कि यार कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है पे CaCO3, इसमें कार्बन है। हाँ भैया है, कार्बन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसमें कार्बन होने की वजह से क्या ऑर्गेनिक है क्या? अरे नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा जी, ओ माय गॉड, अगर मैं यहां पे लिख दूं ग्लूकोज C6H12O6, इसमें तो कार्बन है, क्या ये ऑर्गेनिक है? हाँ यार ये ऑर्गेनिक है। अब मैंने कैसे पहचान लिया भाई वो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक नहीं है? तुम्हारे पेपर में आ गया, बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, कैसे बताओगे? तो बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से देखना क्या है। अगर तुम्हें कंपाउंड में कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बनता हुआ या फिर कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर दिखाई देती है, तो मान लेना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब यहां पे एक ही कार्बन है भाई, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन, दो कार्बन तो है ही नहीं, तो कैसे बॉन्ड बनेगा सीसी का? या फिर हाइड्रोजन भी नहीं है, कैसे बॉन्ड बनेगा कार्बन से हाइड्रोजन का? तो इसलिए क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक नहीं है तो क्या होगा भैया, उसका अपोजिट होगा, इनऑर्गेनिक होगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे कार्बन है, बहुत सारे हाइड्रोजन, तो जरूर यहां पे कोई ना कोई बॉन्ड बना होगा कार्बन से कार्बन का, कार्बन से हाइड्रोजन का। इसलिए क्या है तुम्हारा, जल्दी से मुझे बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? हर एक डाउट सॉल्व कर देंगे तुम्हारे भैया, तुम टेंशन ना लो, बस एकदम मतलब बस ऐसे मान के चलो कि बोर्ड की भैया हम लंका लगा देंगे। तुम टेंशन ना लो, बस मन लगा के पढ़ते रहो यार। नोट्स जो दे रहा हूं उनको अच्छे से देखो। अभी तुम्हें बताया ना मैंने, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस देने शुरू करने वालों में मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, तो टेंशन ना लो। और तुम्हें कुछ भी लगता है ना भैया मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, तो कमेंट में लिख दो कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, प्लीज मुझे इतनी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूंगा यार। अपने बड़ी पे आयन में भरोसा तो रखो भाई, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आओ जाओ, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। मैंने क्या बोला यार, हाइड्रो का मतलब हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहां पे ये दोनों मस्ट है, लेकिन एटम तो कोई भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे केवल बस हाइड्रोजन हो, बस कार्बन हो, उसे कहते हैं हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्पेशलाइज्ड नाम रख दिया हमने हाइड्रोकार्बन। इन्हें कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल देखो, ये सारे हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि सारे के सारे में आपको बस कार्बन हाइड्रोजन दिखाई देगा और कोई भी दिखाई नहीं देगा। अब कार्बन हाइड्रोजन की भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं तुम्हें बताऊं। देखो
तुम इन वाले कंपाउंड को जब देखोगे ना, मान लो तुमने एक कार्बन यहां पे लिखा है CH4, तो एक कार्बन लिखा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भैया? 4, टेट्रावेलेंट है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? जस्ट एक। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में, तो वो एक को ही शेयर कर सकता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, 4 बॉन्ड बनवा देता है कार्बन के, ये भी खुश और ये भी खुश। अब ध्यान दो, तुम्हारा एक दोस्त है, सबका एक ऐसा दोस्त होता है जो ना सुबह देखे ना शाम देखे, तुम्हारे घर पे आ जाएगा, वे के भाई खेलने चले क्या? तुम जाते हो खेलने, समझ रहे हो बात को? तुम जा रहे हो दूध लेने, तुम उसे बुला के आते हो, अरे गौरव मेरे साथ दूध लेने चलेगा क्या? वो आ जाएगा। मतलब तुम्हारी दोस्ती नहीं टूटती भाई। मैं कह रहा हूं, तुम सुबह को सुसु करने में जा रहे हो, साथ उठ के जा रहे हो कि चल भाई सुबह हो गई, सुसु करने चलें क्या? तो भाई बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन है कार्बन हाइड्रोजन का। जब जब कार्बन को कोई और एटम हेल्प नहीं करेगा 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए, तब हाइड्रोजन वहां पे आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे हाइड्रोकार्बन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है। आओ सबके एक बार मॉलिक्यूल बना के देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास 2 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल बनाने का तरीका क्या है वो भी देख लो एक बार। एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन मिल गए, 4 वैलेंसी पूरी। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, बस ये ध्यान रखना। तो मेरे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है। अच्छा, यहां कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। ऐसे मान के चलो कि कार्बन मेरा राजा है और हाइड्रोजन मेरी रानियां हैं। ठीक है, 2 राजा हैं, 6 रानियां हैं, तो दोनों को 3-3 दे दो। 1 2 3, 1 2 3। अब रानी को मिनिमम एक बॉन्ड तो बनाना है हाइड्रोजन को, तो एक इसने बनाया होगा, एक इसने, एक इसने, एक इसने, एक इसने, एक इसने। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3 हो गए। चौथा कहां बनेगा? बीच में बनेगा। तो ये बन गया मेरा C2H6 बन गया। CH4 ऐसे बना, ठीक है, C2H6 ऐसे बना। अगले पे आ जाओ, C3H8, तो C 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। हाँ भैया 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अच्छा, अब देखो यहां पे 8 हाइड्रोजन है, भरने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत वाली बात है? C3H8 मेरा बन गया। आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। मेरा है आपकी बार C4H12। C4H12 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 और पूरे करने हैं। 1 2 1 2 1 2 3। भैया 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना, तो 4 कैसे बनेंगे? देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके 4 हो गए। तो अब हाइड्रोजन बोलो कितने हैं? 12 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 ही हुए हैं। हमें कितने भरने हैं? 12 भरने हैं। भाई यहां पे 10 ही आएगा, ये मिसप्रिंट है। ओ माय गुडनेस, ठीक है, ये मिसप्रिंट था। आगे बढ़ो, C2H2। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, C2H2 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। C2 में हमारे पास 2 कार्बन है, लेकिन 2 ही हाइड्रोजन है। एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, मजबूरी है भाई, एक एक तो सबको मिलेगा भाई, हम इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्या होगा, ध्यान दो। इस कार्बन ने और हाइड्रोजन ने केवल एक बॉन्ड बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक बनाता है, इसने भी एक बनाया। अब कार्बन के बाकी 3 बॉन्ड कहां से बनेंगे? तो मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो ऐसे केस में कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बना के आपको उसकी वैलेंसी को पूरा करना होता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो भाई, अपने अपने क्या करते हो, मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन के भी लेकिन 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भाई, 2 तरह के हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब देख मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो, जब मैं कार्बन के कंपाउंड्स बनाता हूं ना, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से देखना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। मान के चलो कि मेरे पास ना, यहां पे मेरे पास है C3H6। मुझे इसका एक बॉन्ड बनाना है। मान लो मुझे ऐसा कोई बॉन्ड बनाना है, फिर एक थोड़ा सा बेसिक से ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे बनाना है C2H4, ठीक है, C2H4 मुझे बनाना है, ड्रॉ करना है। 2 कार्बन बना दिए मैंने, 2 कार्बन बना दिए, दोनों को 2-2 हाइड्रोजन दे दिए, दोनों को 2-2 हाइड्रोजन मैंने दे दिए। अब एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। इसके कार्बन के 2 बचे, इसके भी 2 बचे, तो वो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी। भाई ट्रिपल वाला एग्जांपल बता दिया, सिंगल वाले एग्जांपल बता दिए, और डबल वाला एग्जांपल भी बता दिया। ड्रॉ इस तरीके से करना है कि अपनी 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, हाइड्रोजन अपने को इक्वल बांट देने, काम अपना बन जाएगा। अब यहां पे मेरी बात समझो, इसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है भैया अपने किसका, हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन मेक सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है ना, कार्बन कार्बन मेक सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है ना, मेक सिंगल बॉन्ड ओनली। यहां पे केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे भैया वो सैचुरेटेड है, जैसे कि तुम्हारा C और C वाला बॉन्ड होता है। ध्यान दो, दे आर प्रोनाउंस्ड एज, इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, दे आर प्रोनाउंस्ड एज। हम इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दे आर प्रोनाउंस्ड एज, कैसे जल्दी से बताइए? अपने एल्केन, इनको हम एल्केन बोलते हैं। ध्यान देना, यहां पे जो एन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम बात कर रहे हैं कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ठीक है,
अच्छा, जब आप इनको ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलो कि मुझे ना ड्रॉ करना है एक सिंगल बॉन्ड वाला, जहां पे कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, चार कार्बन वाला। तो 1 2 3 4 मैंने मान लिया कि मुझे सिंगल बॉन्ड ही बनाने हैं कार्बन से कार्बन के बीच के। अब इनकी सबकी वैलेंसी पूरी करूंगा हाइड्रोजन से, तो 1 2 3, क्योंकि इसका एक बन रखा था, ठीक है, इसके एक दो बन रखे हैं, है ना, तो एक ऊपर कर दो और एक नीचे कर दो। इसके दो बन रखे हैं, एक ऊपर डाल दो, एक नीचे, चार हो गए। इसके एक बन रखा है तो तीन हमने यहां पे कर दिया। अब तुम एक बात नोटिस करोगे, चार हाइड्रोजन लेने पे कितने, चार कार्बन लेने पे कितने हाइड्रोजन आए? 3 2 5 2 7 और 3 8 आए। 8 है कि ज्यादा है? 10 आए ना। 3 5 7 और 3 10 आ गए, है ना। तो जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल बनाओगे जहां पे कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, हमेशा आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होंगे। इसका मतलब इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है भाई, वो कितना होता है? CnH2n+2, कह दो ना +2, ये वही वाला है, ठीक है। तो कह दो ना +2, ठीक है। तो हर बार तुम जितने भी, तुम 5 कार्बन वाला बनाओगे ना, हमें पता है कितना आंसर आएगा? C5H12 आएगा। तुम 6 वाला बनाओगे, C6H14 आंसर आएगा। तो हर बार यही आएगा, सिंगल बॉन्ड होते हैं, प्रोनाउंस करते हैं एल्केन, इन रिप्रेजेंट करता है कि भाई कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। तो भाई यहां पे हमारे पास दो केस बन जाते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, यहां पे लिखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन in which carbon and carbon exist either with double bond और ट्रिपल बॉन्ड। डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड वाला और कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला। अगर कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये प्रोनाउंस होंगे एज एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन। और यहां पे इन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड को। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये प्रोनाउंस होंगे एल्कआइन, ठीक है, एल्कआइन। यहां पे आइन जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रिपल बॉन्ड को। सपोज करो, मान लो मेरा मन किया, मान लो कि मेरा ये मन किया कि मैं एल्कीन ड्रॉ करना चाहता हूं दो कार्बन वाला। तो मेरे पास दो कार्बन है, डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए, तो बीच में डबल बॉन्ड है। अब बाकी वैलेंसी के लिए दो बचे, इसके दो, वहां पे हाइड्रोजन आ गया। तो आप एक बात नोटिस करोगे कि हर बार यहां पे अगर दो कार्बन है तो चार हाइड्रोजन हो गए, मतलब हर बार दुगना। तो यहां पे जो भैया अपना सामान्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा, कह दो ना, दैट्स इट, कह दो ना +2, कह दो ना, दैट्स इट, ठीक है। यहां आ जाओ, इसे एल्काइन बोलते हैं। यहां पे मान लो तुमने बोला कि भाई दो कार्बन वाला मुझे बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, एक फिर इधर बच जाएगा, एक इधर बच जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका C2H2, मतलब दुगने से दो कम हो जाएगा, CnH2n-2, दुगने से दो कम। तुम्हें लग रहा है यार दुगने से दो कम हर बार ऐसा होगा क्या? मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो तुमने तीन कार्बन वाला बनाया, 1 2 3, किसी भी एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड देखना है, बस मिल गया आपको ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जगह आप सिंगल बॉन्ड बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, किसी एक जगह आपको बस ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, चाहे सारी जगह हो चाहे किसी एक जगह हो। तो मान लो आपने बना दिया आपने, ठीक है। अब जरा चेक करना एक बार, C3 है, ठीक है जी। उसके बाद H कितने मेरे पास? C3H4 है, ठीक है। क्या ये दुगने से दो कम है? अबे हां, CnH2n-2 दुगने से दो कम है ना। कह दो ना -2, कह दो ना +2, कह दो ना, और कह दो ना -2। तो इस तरीके से तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं अपने हाइड्रोकार्बन, मतलब बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। आई होप कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दो, तुमसे इनके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकते हैं। कैसे बताओगे? बताता हूं, देखो सिंपल सा तरीका है। पहले CH4 बनना आपको अब आ गया, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है और वो चारों हाइड्रोजन से होंगे, इस तरीके से। अब तुम्हें बनाना है लुईस स्ट्रक्चर, तो एक बॉन्ड बनाता है दो इलेक्ट्रॉन से, तो भैया ऐसे करके बना देना, ऐसे करके दिखा देना, सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। पहले नॉर्मल सा बनाओ और फिर ऐसे करके उसको दिखा दो कि भाई देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। मान लो CO2 का आ जाए, तो CO2 में क्या है भाई? देखो सिंपल सी बात है, दो ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन को टोटल चार, तो दो इधर बना दो, दो इधर बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कैसे बनाओगे? 1 2 3 4, ठीक है ना, क्योंकि एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन के पेयर से। इस तरीके से कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, दो तो यहां रखे थे जो शेयरिंग में लग गए भाई आउटर मोस्ट में, और चार को इधर बना देंगे, है ना। 1 2 3 4, ध्यान रखना हर एक इलेक्ट्रॉन को शो करना होता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो आपको सबको शो करना होगा। अब आधे लोग बोलेंगे भैया समझ में नहीं, आपने ये क्या कर दिया। देखो यार, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में चार ही इलेक्ट्रॉन होते, तुमने स्टार्टिंग से देख लिया, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने होते थे?
6 के वजह इसको 2 चाहिए होते थे, तो 6 इसके पास, 2 इसने वहां से उसमें ले लिए शेयरिंग में, तो इस तरीके से इसके 8 होते हैं, है ना। तो आपको ये पूरा बना के दिखाना है इस तरीके से। मान लो आपको C2H6 बनाना है, तो पहले तो देख लो कि ये एल्कीन है फिर एल्काइन है, तो दुगने से 2 ज्यादा कह दो ना +2, मतलब ये एल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड से काम चल जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद 1 2 3 अपने हाइड्रोजन यहां पे लगाए तुमने, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पे लगाए। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बना दोगे भाई, देखो 1 2 यहां पे ले लो, ठीक है, उसके बाद 1 2 यहां पे ले लो, 1 2 यहां पे ले लो, 1 2 यहां पे ले लो, उसके बाद 1 2 यहां पे ले लो, 1 2 यहां पे ले लो और 1 2 यहां पे ले लो। पहले नॉर्मल खुद बना दो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, तुम लोग आराम से कर लोगे, चीते हो तुम लोग यार, चीते हो भाई, ठीक है ना, तुम लोग कर लोगे आराम से। तो यहां पे हमने इस तरीके से किया और ये मेरा हो गया यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन का और ये मेरा हो गया यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन का लुईस स्ट्रक्चर बनके तैयार। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, है ना, तुमने अपने किसी भी बैच में पढ़ा हो, सब लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गिनो करो, मैं कहता हूं पहले ये वाला बनाना सीख लो, क्योंकि ये वाला बनाना आ गया ना तो फिर इसको तो तुम आराम से बना दोगे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, तो आराम से कर लोगे। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां तक फिर से समझ में आ गया तो फिर से एक बार ये पे हम लिखेंगे, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है क्या, तो लिख देना भाई, लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें बताना है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। थोड़ी देर पहले बताया, अभी तो बताया यार, ठीक है। तो 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास अपने और 2 बॉन्ड वो बीच में बनाता है। यहां 3 बॉन्ड है तो नहीं जी गलत है, यहां 1 है तो गलत है, यहां 1 है तो गलत है, यहां 2 है तो ये सही है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लोरीन मॉलिक्यूल में भाई उसके पास 7 होते हैं, उसको 1 चाहिए, मतलब 1 बॉन्ड बनाता है, यहां 2 बन रखे हैं, गलत है, यहां 3 बन रखे हैं, गलत है, यहां 2 बन रखे हैं, गलत है, यहां 1 बन रखा है, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दोनों 2023 के थे, हमने निपटा दिए हैं। अगला सवाल, कार्बन क्या बोल रहा है भैया, कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अबे पागल हो गया था ये, तो कह रहा है मेरे बस की नहीं है, शेयरिंग तभी तो की थी, तो असर्शन तो भैया गलत है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन टू और अदर एलिमेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है, शेयर करता है, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 2020 का क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहे भाई साहब, मजा आ गया, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम फाइनली चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है भैया आयुपैक नोमेनक्लेचर। अभी आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होता है भैया, व्हाट इज दिस आयुपैक नोमेनक्लेचर, अब बता दो मैं आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है, कहानी सुनना ध्यान से, बहुत जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा। तो बहुत समय पहले की बात है भाई, मैं बन गया साइंटिस्ट। देख लो तुम्हारे आकाश भैया, तुम्हारे बडी, तुम्हारे आयनमैन साइंटिस्ट बन चुके हैं। साइंटिस्ट बन चुका था भैया, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को बुलाया कि आइए भैया आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं रिसर्च करना कैसे करते हैं, थोड़ा आइए बिल बैठ के थोड़ा काम करते हैं, आपने जो है कोविड का जो रायता फैलाया थोड़ा सा उसको समेटते हैं, थोड़ा कुछ नया बनाते हैं। तो मैंने बुलाया भाई, आए भैया। अब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैं अपना कर रहा था एक ही लैब में, ये अपना चाइनीज बोलते हैं, मैं अपना हिंदी बोलता हूं, है ना। तो मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन चाइना में तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, है ना, इनको चाइनीज आती है। तो ये मुझसे बहुत देर से कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी, आई नीड ऐसी ऐसी ऐसी, मुझे सुनाई दे रहा है एसिड मांग रहे हैं भाई, रिसर्च कर रहे होंगे एसिड मांग रहे हैं। तो मैंने क्या दिया, एक ग्लास लिया मैंने और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड भर के दे दिया, कौन सा, HCl भर के दे दिया, HCl। ये मुझसे क्या कह रहे थे, ऐसी ऐसी ऐसी, आई नीड ऐसी ऐसी, मैंने भाई HCl एसिड दे दिया। इन्होंने लिया ग्लास, गुटर गुटर पी गए भाई, पी गए, वहीं फैल गए भाई सब। देख रहे हो हैं कैसे आंख निकाल रहे हैं भाई, क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब, टपक चुकी आत्मा है ये उसकी, क्यों मर गया भाई वो एसिड पी के, क्यों मर गया, अबे एसिड पी के मर जाओगे भाई, जल जाते हैं अंदर से। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई भला, है क्यों हुई, क्योंकि लैंग्वेज का इश्यू था। अरे भाई मुझे हिंदी आती है ना, मुझे तो हिंदी आती है, इन्हें भैया चाइनीज मैंड्रिन आती है। तो अब भैया यहां पे हो गई प्रॉब्लम। तो जब बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई ना लैंग्वेज की वजह से, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार देखो यार, रिसर्च करने तो इधर से उधर हम जाते रहेंगे, एक से देश उस देश में उस देश में, है ना। तो अपने के पास कुछ कॉमन लैंग्वेज वाले नाम होने चाहिए कि यार कोई कंफ्यूजन ना हो, है कल को तुम भैया जाओगे अपना अमेरिका में, वहां इंग्लिश चल रही है, तुम कहीं जा रहे रशियन में, वहां रशियन चल रही है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यार अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उससे बोला हमने
कि भाई तुम कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ जिससे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जा सके। समझ रहे हो बात को? नामकरण कैसे? जैसे तुम्हारे घर पे जब तुम पैदा होते हो, तुम्हारे घर पे पंडित जी आते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, अरे भैया ये तो 5 बजे पैदा हुआ है, फिर 16 तारीख को पैदा हुआ है, इसका नाम ए से रखना पड़ेगा, तभी ये जो है थोड़ा मामला सेट रहेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तो उसे हम कहते हैं भैया अपना आयुपैक नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होता है। अच्छा, तुम्हारे पास अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन में एक होता है एल्कीन, ठीक है, एक होता है एल्कीन, ठीक है, और एक होता है एल्काइन। इनका जो प्रोनाउंसिएशन था ना वो भी आयुपैक ने ही डिसाइड कर दिया था। उन्होंने बताया था एक रूल कि जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां आइन का इस्तेमाल, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां इन का इस्तेमाल, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां इन का इस्तेमाल। तो सबसे बेसिक रूल तो यही आपको याद रखना है। उसके बाद जो सबसे अलग रूल है, आइए जरा अगले उस पर चलते हैं, आओ जरा ध्यान से। सबसे पहले एल्केन्स की बात कर लेते हैं, उनके नोमेनक्लेचर की बात कर ले। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एक रूल बनाते हैं। देखो, अगर जो आपके स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन है तो उसका नाम मिथ से शुरू होगा। अब क्योंकि वो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में एन आ जाएगा, तो मीथेन। एल्केन से क्या बन गया? मीथेन, एक कार्बन वाला। दो कार्बन वाला तो इथेन, 3 वाला तो प्रोपेन, 4 वाला तो ब्यूटेन, 5 वाला तो पेंटेन, 6 वाला तो हेक्सेन, 7 वाला तो हेप्टेन, ऑक्टेन, ननेन, डेकेन। लेकिन आपके सिलेबस में कहां तक है? मात्र 6 तक है। आप केवल हेक्सेन तक याद करना, तो इनके नाम आपको अभी याद हो गए होंगे। इतनी बात कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुश्किल वक्त कमांडो सर। अच्छा, वहीं यहां पे अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड वाले थे तो इसलिए एन लगाया, मान लो डबल बॉन्ड वाले होते तो आप इन लगा देते। तो मिथीन, मिथीन नहीं होता कुछ भी, समझो। अगर आपको देखो ध्यान से भाई, CH4 सबसे बेसिक जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो है CH4। कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसका नाम रख दिया एक कार्बन से मिथेन, है ना। तो ये सबसे छोटा, जो सबसे छोटा एल्केन है वो कौन है? मीथेन है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाना है तो उसके लिए तो मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए ना बेटा, 2 कार्बन होने चाहिए। तो जो सबसे छोटा एल्कीन होता है बेटा वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? 2 कार्बन वाला इथीन। ध्यान दो, 2 कार्बन के लिए इथ और डबल बॉन्ड है तो इन। ऐसे जो सबसे छोटा हमारा एल्काइन हो जाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाला, वो भी कितने कार्बन का हो जाएगा? 2 कार्बन वाला, उसको क्या बोलेंगे? इथाइन बोलेंगे। तो कोई पूछे तुमसे सबसे छोटा एल्केन कौन सा है? मीथेन। सबसे छोटा एल्कीन कौन सा है? इथीन। सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है? तो अपने को बोलना है इथाइन। अच्छा, तुमने एक बात और नोटिस की होगी अभी कि हर बार जब तुम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हो, कार्बन बढ़ाते चल रहे हो, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में हर बार बस एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। किसका आ रहा है? CH2 का डिफरेंस। ध्यान दो, CH4 और C2H6 में किसका डिफरेंस है? एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। इसमें और इसमें C2H6 और C3H8 में एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। हर बार केवल CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे करके मैं हर बार अपनी सीरीज में आगे बढ़ता जा रहा हूं। इस पूरी सीरीज को इसी वजह से नाम दिया गया है होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई सारे के सारे एल्केन है, सबके सब में सिंगल बॉन्ड है, सबके सब कार्बन से बने, तो रिएक्शन तो सारे एक जैसे ही करेंगे। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, वो क्या है कि भाई इनका मॉलिक्यूलर मास जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस बाय CH2 ग्रुप, ये क्या है? डिफरेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर बार CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, इनका भारीपन बढ़ जा रहा है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आयुपैक नोमेनक्लेचर में मैं तुम्हें बताता हूं बेसिक सी बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। ध्यान दो, तो सबसे पहले तुम्हें कार्बन गिनने हैं। तुमने कार्बन गिनने कैसे? देखो, 1 2 हो गए तो बेटा नाम लिख दो इथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है? नहीं है, तो इथेन नाम पड़ गया। यहां जाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन तो इथ। बेटा डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो 2 डंडी बन रही है, तो इथ इन बोल दो। यहां जाओ, 1 2 बेटा 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा? इथ। बेटा ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 डंडी मतलब आइन बोल दो। तो ये सबसे बेसिक है, आपको इस तरीके से नामकरण करना है। आओ कुछ और एग्जांपल करवाता हूं। 1 कार्बन है, हां जी, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है? नहीं जी, तो 1 कार्बन के लिए मिथ एन बोल दिया आपने, सही बात है। आगे आ जाओ, 1 2 बेटा इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन बोल दिया आपने, सही बात है। यहां आ जाओ, 1 2 3 है तो प्रोप बोल दिया आपने पीछे वाले टेबल से, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया। आगे बढ़ो, 1 2 फिर से आ गया 2 बॉन्ड वाला इथ, इन आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से यह समझना कि काउंटिंग, जब आप एक काउंट करोगे कार्बन, काउंटिंग काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है, वहां से स्टार्ट करनी है, वहां से स्टार्ट करनी है जहां से जहां से जहां से जहां से कार्बन का डबल बॉन्ड या फिर और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड पहले पहले पड़ता है, पहले पड़ता है। मतलब जब काउंटिंग आप करेंगे तो आप ये मत करना कैसे कि भाई देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ना, आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड जहां से पहले पड़ रहा है 1 2 3, आपको ये काम करना है। जैसे यहां पे आ जाओ, ऐसे मत करना 1 2 3, ना, आपको कैसे करना है? आपको करना है 1 2 3। ये ध्यान रखना, इससे फर्क क्या पड़ेगा बताऊंगा। पहले इसका नाम क्या हुआ? 3 कार्बन वाला है तो प्रोप
प्रोप इन हो गया, प्रोप इन हो गया, यहां पे क्या हो गया, प्रोप आइन हो गया। अब भैया आपने ये रूल क्यों बताया, आज जो बताता हूं रूल क्यों बताया मैंने, समझ ध्यान समझना। देखो एक कार्बन है यहां पे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे मेरा इस तरीके से ऐसे बना दिया मैंने, CH3 हो गया, यहां पे CH2 हो गया, यहां पे CH हो गया, यहां पे CH हो गया, यहां पे CH2 हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो अगर मैं इसमें काउंटिंग करूं और इसका नामकरण करूं, मैं बोल दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, अच्छा इस तरीके से मैंने काउंटिंग करी, तो यहां पे मेरे पास 5 है पेंट, अच्छा डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, डायरेक्टली मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, आपको पोजीशन बतानी होती है कि डबल बॉन्ड कहां है, दूसरे के जस्ट बाद में, तो पेंट 2 इन। अच्छा अब अगर मैं काउंटिंग को इधर से शुरू कर देता, 1 कैसे करता, इधर से शुरू कर देता, कैसे कर देता, ध्यान से देखो, मैं कहता 1 2 3 4 5, तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या है, पेंट। अब बताओ जल्दी से डबल बॉन्ड कहां आया भाई, वो तीसरे के बाद आ रहा है, क्योंकि काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 तीसरे के बाद आ रहा है, तो 3 लिखना पड़ता। कौन सा सही है, वो सही है जहां से आपको छोटे नंबर पे आपकी इंपॉर्टेंट यानी कि डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब कि ये वाला सही है और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड काउंटिंग में पहले पड़ते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभी और एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो आपके पास ये वाला एग्जांपल है, जल्दी से मुझे इसका नाम बताओ, कमेंट में बताओ इस वाले का नाम क्या होगा, कमेंट में लिख देना एपीएम एक दिल लगा के, और इसका नाम जल्दी से मुझे कमेंट में सारे लोग बताएंगे कि भैया कोनो दिक्कत ना ही है, अरे गर्दा उड़ा देंगे भाई। जल्दी से बताओ क्या नाम है भैया, पहले काउंटिंग करूंगा, देखो काउंटिंग कहीं से भी करोगे कि ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब हेप्ट, क्या है, हेप्ट है, तो लिख दो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है बता दो इन, हेप्टेन हो गया नाम। यहां आ जाओ, अब यहां पे देखना ध्यान से, डबल बॉन्ड है, अगर इधर से काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5, तो डबल पे मेरा आ रहा है यहां पे डबल बॉन्ड, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 5, यहां पे मेरा तीसरे के बाद आ रहा है, तो बेटा जहां से पहले पड़ रहा है वो सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, और इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा पेंट, पेंट 2 पे इन। तो ये आपको बेटा काम करना है, दैट्स इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे सिलेबस में ना एक साइक्लोहेल्केन्स भी है, साइक्लोहेल्केन्स, साइक्लोहेल्केन्स क्या होते हैं भाई, साइक्लो को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये क्लोज्ड फिगर होती हैं और इनका एक रिंग स्ट्रक्चर टाइप होता है, ध्यान रखना ये एरोमेटिक रिंग नहीं होती, रिंग स्ट्रक्चर नॉर्म, एक होती है एरोमेटिक रिंग और एक होता है नॉर्मल साइक्लो वाला केस, तो एरोमेटिक रिंग नहीं है, एरोमेटिक रिंग क्या होती है भी बताऊंगा, ये नॉर्मल साइक्लो होते हैं, इन्हें हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। आंसर एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि आपने ले लिया C, आपने इन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, यहां पे 2 बॉन्ड खाली हैं तो CH2, यहां पे 2 बॉन्ड खाली हैं CH2 और CH2, बेटा कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ ब्यूटेन, बस साइक्लो लगा दो, तो इसे कहते हैं हम लोग साइक्लोब्यूटेन या फिर अपने एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान दो इनका फॉर्मूला क्या है, 4 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 4 6 8, हमेशा दुगने होंगे, तो इसलिए इनका फॉर्मूला है CnH2n, जैसे एल्कीन का होता है। और एग्जांपल देखो C, आपने ट्रिपल बॉन्ड यहां बना दिया, ठीक है ना, इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, CH2 इसके भी 2 खाली हैं, इसके भी 2 खाली हैं, नाम क्या पड़ गया, साइक्लो, उसके बाद अपना प्रोप इन, ठीक है। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मान लो आपने ये बना दिया और यहां पे आपने डबल बॉन्ड दे दिया, यहां पे आपने सिंगल बॉन्ड दे दिया, तो इसके कितने बॉन्ड खाली हैं, 1 2 3, एक ही खाली है, इसका भी एक खाली है, इसके 2 खाली हैं, ठीक है ना, तो यहां पे क्या नाम पड़ जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, मान लो आपने बोल दिया ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो नाम पड़ गया आपका क्या, साइक्लो, क्या पड़ गया नाम, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोप इन, क्योंकि पहले पे आपको मिल गया, पहला बताने की जरूरत नहीं होती, पहले के बाद डबल बॉन्ड है, दूसरे के बाद होता तो आप कहते हैं 2 के बाद है। कोशिश करनी है कि काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करो जहां से आपका डबल बॉन्ड पहले पे पड़ जाए, जल्दी पड़ जाए, बहुत पहले पड़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लो वाला केस। अगला केस आता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। भाई लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ध्यान दो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एक क्लोज्ड फिगर जहां पे एरोमेटिक रिंग होती है। अब एरोमेटिक रिंग क्या होती है भाई, एरोमेटिक रिंग वो कंपाउंड्स, इनको एरोमेटिक इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी जो ऑर्डर और ओडोर होती है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होती है, बहुत खुशबूदार होते हैं, अच्छे से होते हैं। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। अगर कोई पढ़ा भी रहा है ना कि इतने सारे एरोमेटिक याद कर लो, नैप्थलीन याद कर लो, वो तो भाई निकल जाना वहां से, नहीं आते 10th में, है ना। अपना दिमाग, अपने को 100 में से 100 लाने, 100 में से 110, क्योंकि आ ही नहीं सकते, समझ रहे बात को। तो ऐसी ये मत करना, ठीक है। हमारे सिलेबस में केवल एक ही एरोमेटिक केस है, वो है बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इस तरीके से बना होता है,
पहले 6 की एक साइक्लिक रिंग बनाओ और हर कार्बन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। यहां पे अगर सिंगल है तो यहां डबल लगाओ, फिर यहां सिंगल है तो यहां डबल लगाओ, फिर यहां सिंगल है तो यहां डबल लगाओ। अब इसका 3 बॉन्ड हो गए, एक खाली है तो एक हाइड्रोजन, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। इसे कहते हैं भाई हम लोग बेंजीन या फिर रिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक रिंग का केस। ठीक है, आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आ गया है। आओ कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला इसका नाम क्या है? पहले वाले का हेप्टेन नाम है। क्यों नाम है? 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका नाम है हेप्टेन। अब एक और नई चीज आती है हमारी आईयूपैक नोमेनक्लेचर में कि अगर मान लो मैंने काम किया, क्या किया, मैंने एक ब्रांच लगा दी। ब्रांच क्या होती है, ध्यान देना। काउंटिंग 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 वाइल काउंटिंग नेवर टेक्स अ यू टर्न, नेवर टेक्स अ यू टर्न, नेवर टेक्स अ यू टर्न। कभी भी यू टर्न नहीं लेना आपको काउंटिंग करते हुए। कैसे? ध्यान से देखो। मान लो मैं यहां से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3। अब अगर मैं इसको 3 कह रहा हूं तो मैं वापस इसको 4 नहीं कह सकता। अब मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, मैं यू टर्न नहीं ले सकता। तो मुझे अच्छा ध्यान क्या रखना है मुझे? पहला तो ये है, और दूसरा फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। आपकी जो चेन आपको कोशिश करनी है कि वो लॉन्गेस्ट भी हो, आपको यू टर्न नहीं लेना, और वो लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखो जरा, अगर मैं 1 2 3 कह दूं, 3 पे खत्म कर दूं, तो मैं वापस तो जा नहीं सकता, उनको तो काउंट कर नहीं पाऊंगा। तो 3 की हो गई तो लॉन्गेस्ट नहीं है। मैं क्या करता हूं, 1 2 3 आगे निकल जाता हूं, 4 5 6। अब यहां पे मैं इसको नाम नहीं वो नहीं दे पाया नंबरिंग, लेकिन मेरी लॉन्गेस्ट चेन आ गई, तो इसको मैं ब्रांच बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ब्रांच बोलूंगा। और ब्रांच को नामकरण करते हैं एज एल्क आइल। कैसे करते हैं? एल्क आइल। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, आइल मतलब ये ब्रांच है। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरे नंबर पे आ रही है एक ब्रांच, तो बोलो दूसरे नंबर पे एक कार्बन की ब्रांच है, मतलब मिथ। और क्योंकि ये ब्रांच है तो बोलोगे आइल। यहां पे एन इन आइन नहीं लगाते क्योंकि ये ब्रांच है। उसके बाद ये 6 कार्बन की है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, हेक्स इन। आपको इस तरीके से भाई अपनी काउंटिंग करनी है। एक बात और ध्यान रखना, क्या जी? काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड वेयर ब्रांच कम फर्स्ट, जहां से ब्रांच पहले पड़ती है। ब्रांच कम्स फर्स्ट, जहां से ब्रांच आपको पहले पड़ती है। मतलब ध्यान से देखना, आप इधर से भी तो काउंटिंग कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, तब 5वें पे ब्रांच आती नहीं। आपको वहां से करने से, अभी डबल बॉन्ड में देखा था ना कि जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ऐसी ब्रांच में करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दूं तुम्हें, जल्दी से मुझे बताओ, आंसर कर दोगे उसका? अगर कर दोगे जल्दी से मुझे बताओ, इस वाले का आंसर क्या आएगा? इसका नाम क्या है? CH3 CH2 CH, यहां पे आ जाओ CH3, फिर यहां पे CH2 और यहां पे CH3। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम बताओ। ये मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं यहां पे, मतलब छोड़ रहा हूं अभी के लिए। कमेंट सेक्शन के लिए मुझे कमेंट में बताओ इसका नाम क्या होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आ जाओ जरा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, एक बात मुझे बताओ, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तुमने देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। वहां पे खाली कार्बन होते हैं, वहां पे खाली हाइड्रोजन होते हैं। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं। क्या है टास्क? वो टास्क ये है कि ये तुम्हारा CH4 है, सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन। तुम इसका एक हाइड्रोजन हटाओ और इसकी जगह कोई और सा अदर एटम लगा दो। तो इसकी एकदम से, मान लो वो एटम है Z, तो इसकी एकदम से सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। अरे हाँ, क्योंकि हर एटम का अलग काम होता है, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जिसको तुम हटाओ और एक नई चीज लगा लो, तुम्हारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। है तो सही, लेकिन गलत एग्जांपल है। ठीक है, यहां सेट नहीं बैठेगा, मत सोचना, कुछ भी मत सोचना। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, समझ गए बात को? तो कोई भी एटम हटा के अगर मैं कुछ नया लगा दूं तो एक नया कंपाउंड बनेगा, उसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे, उसकी फंक्शन चेंज हो जाएंगे, और तब हम कहलाते हैं, उस जिसको हमने लगाया वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने यहां पे क्या किया, यहां पे ध्यान रखना, जब जहां पे भी आर लिखा है, आर का मतलब है कार्बन की चेन। आर का मतलब क्या है? यह है कार्बन की चेन। ठीक है ना, कार्बन की चेन है। और उसके अलावा जो आगे लिखा है वो है अपना क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? अपना फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप या फिर फंक्शनल एटम है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप बनता है हेलो एल्कीन, जहां पे ये जो X है हमारा, ये जो हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया, ये कौन है? ये हमारा हेलोजन एटम है। और हेलोजन एटम कौन होते हैं भाई? हमारे कौन कौन से एटम हेलोजन होते हैं? क्लोरीन,
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे क्या हैं, हैलोजन एटम हैं और इनसे बनता है हमारा हेलो एल्कीन। फॉर एग्जांपल अगर आपने CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा के, क्योंकि हैलोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया था। तो यहां पे मान लो मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा आपका, जल्दी से मुझे बताओ, हेलो एल्कीन कहलाएगा। नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान रखना, ये हमेशा ही अपने नामकरण किसमें करते हैं, प्रफिक्स में नामकरण करते हैं। प्रफिक्स का मतलब क्या होता है, हमारे मेन नाम से पीछे, मतलब देखो इसका मेन नाम क्या है, एक कार्बन का ये, हां, तो इसका मेन नाम होना चाहिए मीथेन। अब इसके मीथेन से पहले क्या लगा दो आप, इसका प्रफिक्स वाला नाम जिसको हम बोलते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन लगाएंगे तो बोल दोगे क्लोरो, अगर फ्लोरीन होता तो बोल देते फ्लोरो, ठीक है। ऐसी अगर मान लो ब्रोमीन होता तो बोल देते ब्रोमो, है ना। ऐसे आयोडीन होता तो बोल देते आयोडो। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम है तुम्हारा क्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरोमीथेन इसका नाम है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें और देता हूं, सपोज करो तुम्हारे पास है ये CH3CH, ठीक है। ऐसे मान के चलो, तो मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 3 कार्बन का तुम्हारा केस है, यहां तुमने 3 हाइड्रोजन भर दिए, यहां तुमने 3 भर दिए, यहां तुमने 2 वैलेंसी खाली है, एक पे H भर दिया और एक पे भर दिया तुमने ब्रोमीन। तो तुम कैसे करोगे, पहले तुम्हें क्या करना है, एक कार्बन के कार्बन गिनने हैं, 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे तुम्हारा ब्रोमो लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा 3 कार्बन का प्रोपेन बन जाएगा। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया तुम्हारा हेलो एल्केन के लिए। फिर आता है तुम्हारा एल्कोहल। अगर तुमने कार्बन की जन्म में H हटा के OH लगा दिया तो वो होता है तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे CH3OH तुमने लगा दिया। ध्यान देना, ये प्रफिक्स में ना होके सफिक्स में इसका नामकरण होता है। सफिक्स का मतलब होता है नाम के पीछे, सफिक्स का मतलब क्या है, पीछे है, और प्रफिक्स का मतलब क्या है, आगे है। ये आगे लगाया था क्लोरो, तो आगे आगे लगाया था, है ना। और ये बाकी कहां लगाने हैं, हमें पीछे लगाने हैं। कैसे, जैसे देखो यहां पे इसका जो सफिक्स में नाम होता है वो क्या होता है, ये होता है ओल। कैसे, एक कार्बन का है तो आप बोल दो मिथ, क्योंकि एक कार्बन है। एन मेन ना लगा के, जैसे जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड है तो एन आपने लगा दो ऐसे, तो एन का ई हटा दो और बोल दो ओल, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां पे एक वैलेंसी फ्री करके OH लगा दिया। जरा काउंट करना कितने हो गए, 1 2 3, तो अब बोल दो प्रोप, ठीक है। उसके बाद एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और अब क्या करो, दूसरे नंबर पे तो बोल दो दूसरे पे ओल। पोजीशन जरूर बतानी होती है कि कहां पे है हमारा, जैसे हमने यहां पे पोजीशन बताई है, ठीक है। एक हो गया हमारा एल्कोहल। ऐसे हमारा तीसरा होता है कीटोन। कीटोन में क्या होता है भाई, कीटोन में थोड़ा सा अलग होता है, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, बीच में C डबल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं हम लोग कीटोन। क्या कहते हैं हम लोग इसे, कीटोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3। समझ में आ गई बात, हाँ जी समझ में आ गई। ध्यान रखना, इसको भी हम लोग सफिक्स में ही नामकरण करते हैं, और इसका सफिक्स में नामकरण करते हैं तो क्या कहते हैं, इसको ओन कहते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, पहले कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3, तो नाम हो गया प्रोप, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है। ध्यान दो, तुम बोलोगे डबल बॉन्ड है तो इन क्यों नहीं लिखेंगे, बेटा कार्बन से कार्बन का बॉन्ड देखना होता है एन के लिए, तो कार्बन से कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप एन, आखिरी का ई हटाएंगे और बोल देंगे ओन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। भैया आपने पोजीशन नहीं बताई, बेटा ध्यान दो, इसकी तुम बताना चाहते हो बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोपेन टू ओन बोल दो, लेकिन दिमाग लगाओ, कीटोन हमेशा बीच में ही आता है, क्योंकि COO की इधर भी एक वैलेंसी खाली, इधर भी, तो दोनों तरफ कार्बन ही होने चाहिए, कोई और होना ही नहीं चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये अंडरस्टूड है कि बीच में ही आएगा, तो 3 कार्बन में ये दूसरे पे ही होगा, तो अंडरस्टूड है, तो आप प्रोपेन 2 ऑन लिखो चाहे प्रोपेन ऑन डायरेक्टली लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तुम्हारे सामने ये है CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहां सिंपल सी बात है, कितने टोटल 5 हैं, तो आप बोल दो पेंट एन, और अब की बार बोल दो 1 2 तीसरे पे 3 ओन, यहां पे आप बोल दो पेंटेन 3 ओन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगला आता है हमारा एल्डिहाइड। ध्यान दो, एल्डिहाइड और कीटोन में बस एक अंतर है, इसमें दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए, इसमें केवल एक तरफ होना चाहिए और एक तरफ होना चाहिए H, तो इसे कहते हैं हम लोग CHO ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, हम CHO ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसको पूरे को हम काउंट करते हैं एज अ CHO ग्रुप, ठीक है। इसको भी सफिक्स में ही हमें हमेशा नामकरण करना होता है, और जब सफिक्स में नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण होता है क्या, अल। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहां पे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो बेटा 2 कार्बन है तो बोल देंगे इथ, एन ई हटा देंगे और बोल देंगे अल, सिंपल सी बात है। ध्यान दो, ये बीच में आता है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, जबकि ये कोने पे आएगा क्योंकि एक तरफ आपको हाइड्रोजन ही लगाना है, क्योंकि कंप्लीटली CHO बनना चाहिए आपका, तो दूसरी तरफ ही कार्बन की चेन होनी चाहिए। मान लो यहां पे हो जाता हमारा CH3 CH2 और सबसे कोने पे आता CHO, तो क्या बोलते हैं इसको, 3 कार्बन का केस है तो प्रोप एन अल बोल देते। आखिरी फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा, जहां पे एक तरफ कार्बन की चेन है, C डबल बॉन्ड O के साथ में अब की बार H की जगह OH है,
तो इसे हम कहते हैं COOH ग्रुप। COOH ग्रुप ये भी सफिक्स में ही नामकरण होता है, पीछे लगाया जाता है, और इसके लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं हम लोग इसको? ओइक एसिड लगाते हैं। और उसके बाद क्या बनेगा इसका नाम? जल्दी से देखो यहाँ पे CH3COOH मान लो मैंने कहीं पे लगा दिया, 2 कार्बन तो बोल देंगे इथेनोइक एसिड। क्या बोल देंगे? इथेनोइक एसिड बोल देंगे। ठीक है, मान लो 3 कार्बन होते तो क्या बोल देते हम लोग इसको? जल्दी से मुझे बता दो। प्रोपेनोइक एसिड बोल देते। तो यहां हमारा सारा का सारा काम होता है खत्म, नोमेनक्लेचर का, फंक्शनल ग्रुप का भी और नॉर्मली भी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में हमसे पूछे गए हैं। एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो ना भाई तुम लोग, अगर बोर्ड के एग्जाम तुम दे रहे हो तो ये मान लो कि तुमने जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए उतने नंबर तुम्हारे आएंगे। मतलब जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है लाडले, तो इसलिए पीवाईक्यू कर लो भाई। तो सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे उसका नोमेनक्लेचर बताना है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है भैया, देखो यार, सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन गिनने। तो ये कार्बन नहीं है बे, हैं सी दिख गया इसमें, तो सी मतलब कार्बन। अभी ये क्लोरीन है, Cl है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं इसको कार्बन मान लेते हैं, ऐसा मत करना बे, ऐसा मत करना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले कितने कार्बन है भाई? 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। भैया काउंटिंग वहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, यहां से क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे यार सिंपल सी बात है भाई, कितनी बार बताऊं तुम्हें मैं, काउंटिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से हमारी कोई भी फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ रहा है। तो क्लोरीन यार एक फंक्शनल ग्रुप है ना भैया, हेलोजन है, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3, अब 3 है तो भैया क्या करेंगे? दूसरी बात, ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है। अरे बताया था कि नहीं बताया था? इसको छोड़ के सारे सफिक्स में आते हैं, नाम के पीछे आते हैं, लेकिन ये भैया सबसे पहले आता है, प्रीफिक्स में आता है, पिछू आता है, पिछू। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको भाई? 1 पे क्लोरो होगा, ठीक है, और उसके बाद 3 कार्बन की चैन है तो प्रोप होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। तो बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है गो। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला आता है भैया अपना ये वाला केस, यहां पे तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि तुम्हारा इधर भी कार्बन की चैन है, इधर भी कार्बन की चैन है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, मतलब E है भैया। कौन सा? जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ। पहले नामकरण में बाद में करूंगा, पहले ये बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा कि बताओ इसको देख के इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जल्दी से कमेंट, देख क्या रहा है, कमेंट करना भाई। वीडियो को रोक दो यार 1 सेकंड के लिए, कमेंट करने चले जाओ ना। कमेंट करो, बताओ मुझे, पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है मैं तुम्हारी जगह पेपर देने जाऊंगा, हैं भैया आप पेपर दे दो ना हमारी जगह, कुछ कर दो जुगाड़, ऐसा ही है। सही बात है, ठीक है, ज्यादा मजे मतलब, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। तो अब जल्दी से नोट नाम, कौन सा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब तुमने बता दिया होगा, जितनों ने भी बता दिया, कीटोन बताया, तो बेटा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए भैया। आप 10वीं कक्षा में जो है पास होने वाले हैं अच्छे नंबरों से, अगर आपने बता दिया है कि कीटोन था। ठीक है, अब देखो ध्यान से नामकरण कैसे करें भाई। कीटोन किधर से पहले पड़ रहा है? इधर से, किधर से? इधर से करूंगा तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इधर से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो पहला दूसरा भैया इधर से पहले पड़ रहा है, तीसरा चौथा। तो बेटा क्या बोल दूं? जल्दी से बोल दो। 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, और कौन से नंबर पे? दूसरे पे, ब्यूटेन 2 ऑन। ये हमेशा सफिक्स में भैया इसका नाम होता है, क्या होता है? ऑन होता है। कीटोन का ऑन निकाल लेते हैं और ये हमारा नाम पड़ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? मुस्कुराइए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन भैया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ड्रॉ द 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये भी नहीं किया आपने आइसोमर्स, अभी अगला टॉपिक है तो रुक जाओ इसको थोड़ा सा भी, अगला देखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। है भाई सब सिंपल सा आंसर है यार। प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है जी, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड। देखो यहां पे कैसे देखना है, प्रोप माने 3 कार्बन, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल। 1 2 3 नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा, मतलब पहले कार्बन पे है, नंबर तभी नहीं लिखते पहले पे होता है। तो पहले पे अपने को OH देना है, क्योंकि ओल का मतलब है अल्कोहल, तो पहले पे OH देना है। अब हाइड्रोजन से वैलेंसी क्या कर देंगे? पूरी कर देंगे। हाइड्रोजन कौन है? तुम्हारा वो दोस्त जो हर 2 मिनट में टपक जाता है। हैं सोनू मेरे साथ खेलने चल रहा है क्या? वही वाला दोस्त। ठीक है, तो हमेशा जब भी देखोगे भाई ये तुम्हारा सोनू आगे बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो लो जी, अच्छा जी, तुम्हारी लाइफ में सोनू वो कौन है? कमेंट में बताना, वो कौन सा तुम्हारा दोस्त है जो हर 2 मिनट में, हर दूसरे दिन तुम्हारे घर आ जाता है। ओए मेरा हाड़ा रखवाने चल रहा है क्या? मेरा आटा, हाड़ा मतलब आटा रखवाने चल रहा है क्या साइकिल पे? अरे भाई मेरे दोस्त हैं ऐसे, है ना, मेरे दोस्त अभी भी ऐसे हैं, मतलब इतने बड़े होने के बाद भी ना वो आ जाते हैं कि भाई जरा गली के कोने तक चलना है, चल रहा है क्या तू? तो ऐसे तुम्हारे भी दोस्त पक्का होंगे, मुझे कंफर्म पता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया अपना प्रोप एन ओल हो गया। अब आ जाओ अगला, प्रोप एन ओन। ये क्या होता है भैया? 3 कार्बन है, हाँ जी 3 कार्बन है। उसके बाद क्या है जी? एन है, सिंगल बॉन्ड है। ओन मतलब कौन बताएगा?
कीटोन। अरे कीट का ऑन तो ऑन हो गया ना। अच्छा, यहां पे नंबर नहीं लिखा, मतलब पहले कार्बन पे, यार पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड क्या होनी चाहिए? कार्बन की चेन। तो ये भैया बीच में ही आएगा। तो आप इसमें वन लिखा ना हो या फिर लिखा हो, मैंने आपको पहले बताया था अंडरस्टूड होता है, तो आप बाकियों में फिर क्या कर देंगे? हाइड्रोजन भर देंगे। इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4, और ये आपका हो गया भैया प्रोपेन ऑन। बहुत बढ़िया। नेम द थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्कोहल्स। यार देखो, एल्कोहल्स का मतलब होता है भैया कौन सा? जहां पे OH आता है। तो सबसे पहला एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा CH3OH, ठीक है। 2 कार्बन का बनेगा CH3CH2OH, और 3 कार्बन का बनेगा CH3CH2CH2OH। समझ में आ गई बात? तो ये तुम्हारा थर्ड होमोलॉग हो गया एल्कोहल का। ऐसी एल्डिहाइड का कर दोगे तो CH3, ठीक है ना, नोट CH3। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखो, जैसे मुझे लाना है CHO ग्रुप, है ना। तो CHO ग्रुप में एक कार्बन तो ऑलरेडी आ गया। कैसे आता है CHO ग्रुप? ऐसे आता है, ये होता है CHO, कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, उससे H को H से भर दूंगा, तो ये मेरा हो गया सबसे पहला, सबसे बेसिक मेरा एल्डिहाइड, पहला होमोलॉग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा CH3CHO, और तीसरा हो जाएगा CH3CH2CHO, ठीक है। ये पहले वाले को ध्यान देना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और इसमें CHO भी कुछ होता है क्या? हाँ, सबसे पहला होमोलॉग होता है एल्डिहाइड का। अगले पे आ जाओ, नेम द फॉलोइंग। अच्छा, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, नेम द फॉलोइंग। अरे भैया अभी तो बताया था, ये तो बेंजीन भैया हैं, बेंजीन भैया हैं, बेंजीन भैया हैं, ठीक है। अगले पे आ जाओ भैया, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से इंपॉर्टेंट चीज पहले पड़ती है। डबल बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट, और पहले ही कार्बन पे है तो ब्यूट इन लिख दो, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो ब्यूटीन तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस, आग लगा देंगे भाई सब पेपर में। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आता है, मजे मजे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोचा था तुमने इतना टफ चैप्टर लगता है ये, है ना। और अभी तो मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिस शीट दूंगा, और अभी तो मैं इसका तुम्हें रैपिड रिवीजन दूंगा, तुम आग लगा दोगे पेपर में, तुम देखते रहो बस, ठीक है ना। चलो अब आओ जल्दी से, अगला आता है अपना आइसोमेरिज्म। भैया आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो समझाता हूं, बहुत आसानी से समझाता हूं मैं तुम्हें। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but a different structural formula are known as isomers and the phenomena is known as isomerism। अच्छी है जी। isomers differ in physical और chemical properties। अच्छी है जी, मतलब जी समझ नहीं आया जी, आओ समझाता हूं तुम्हें। सपोज करो तुम्हारे सामने किसी ने बोला कि यार मेरे पास ना एक कंपाउंड है जिसमें 4 हाइड्रोजन होने, 4 कार्बन होने चाहिए, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, जरा कंपाउंड को बना के दिखाइए। तो पहले आपने ये जानने की कोशिश की है एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। टास्क नंबर 2 तुम्हारे लिए, जिसने भी मन लगा के यहां तक पढ़ाई की है ना, उसे पक्का पता है कि कैसे पहचानते हैं कि एल्कीन है, एल्काइन है, फिर एल्केन है। जल्दी से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कीजिए, है ना, और जल्दी से मुझे बताइए कि ये क्या है। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। मम्मी का समय जल्दी से रोक दो अभी, और कमेंट में मुझे बताओ ये कौन है। जिसने भी बता दिया सैल्यूट, ठीक है। और क्या दूं तुम्हें, और क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, कभी ऑफलाइन मिलोगे तो दूंगा, फिर पप्पी पप्पी दे दूंगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से यहां पे देख लो, C4H10 भैया दुगने से 2 ज्यादा, कह दो ना +2 एल्केन होता है, कह दो ना एल्कीन होता है, कह दो ना -2 एल्काइन होता है। 4 दूनी 8 +2 10 होते हैं, मतलब ये हुआ एल्केन। मतलब कार्बन से कार्बन के सारे बॉन्ड रहेंगे सिंगल बॉन्ड। अच्छा जी, तो पहले तुम कह सकते हो कि भाई मैं ऐसे बना दूंगा, है ना, मैं ऐसे बना दूंगा, हाइड्रोजन भर दूंगा, इसके एक बॉन्ड रखा है 3 चाहिए, इसके 2 रखे हैं 2 चाहिए, इसके 2 रखे हैं 2 चाहिए, इसके 3 एक और रखा है 3 चाहिए। भाई 3 3 6 4 10 हो गए। तो पहले तो आप ऐसे बना सकते हो। तुम ऐसे भी तो कह सकते हो कि भैया मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं यार, यहां पे रख दूं कार्बन, क्योंकि आपने बताया था कार्बन तो कहीं से भाई 4 बॉन्ड बनाने हैं, कैसे भी बन जाएंगे। तो ऐसे भी तो बना सकता हूं। हाँ यार ऐसे भी बना सकते हो। गिनो जरा, 3 3 6 3 और 3 1 10। ओ माय गुडनेस, मतलब एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। भैया ये डिफरेंट कैसे? सेम ही तो है, सेम ही है, सेम ही है, सेम है। अबे रुक जा, नामकरण करना आता है तुझे? नहीं आता? आता है भैया। 4 कार्बन तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। अच्छी है जी। बेटा इसका नाम क्या होगा? भैया इसका भी नाम ब्यूटेन ही होगा। मांझा लाडले मांझा, इसका नाम ब्यूटेन कैसे हो जाएगा? अबे रुक जा, 1 2 3, तो ये क्या हुई? और ये तो ब्रांच हो गई भाई, तो इसका नाम क्या हुआ? दूसरे पे मिथाइल, 3 कार्बन की मेन अपनी लॉन्ग वाली चैन, तो प्रोपेन। ओ माय गुडनेस, मतलब दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन हैं अलग। ये बताओ एक जैसे हैं क्या? दिख रहे हैं ना? हाँ भैया। अरे यार ये कौन है? ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी आदित्यनाथ, ये माननीय F1 के रेसर अपने विन डीजल साहब, ठीक है ना। तो भाइयों बहनों जरा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज तो कहते ही नहीं है मुख्यमंत्री जी, कुछ और ही कहते हैं, ठीक है ना। अन्यथा अन्यथा
आपको आपको जो है बहुत ही जो है दंडनीय अपराध मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से देख लो। तो ये दोनों दिखते एक जैसे लेकिन है डिफरेंट, तो बेटा इन्हीं तो आइसोमर्स कहते हैं। क्या बात, क्या समझे, नहीं समझे, जल्दी समझाओ। आइसोमर्स डिफर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं भाई। इसका कुछ काम अलग होता है, इसका कुछ अलग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। खैर अभी हमें वो नहीं पढ़ना, लेकिन 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 ये डिफरेंट होते हैं और इन्हें कहते हैं हम लोग आइसोमर्स। ये दिखते एक जैसे हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात तुम्हारी, चलो जी बहुत बढ़िया, सेट हो गया मामला। अब पेपर में क्या आएगा, तुमसे बोलेंगे कि यार ड्रॉ करके दिखाओ जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं। लेट्स से पेंटेन के पूछ लिया, C5H12 के दो ही आ सकते हैं, तो पेंटेन का आएगा फिर ब्यूटेन का आएगा। कैसे बनाओगे, सबसे पहला ये भी कह दो ना, +2 है, 5 दूनी 10 +2, तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो 1 2 3 4 5, एक तो ये बन गया, हाइड्रोजन अपने आप भर लेना। उसके बाद 1 2 3 4 यहां एक ब्रांच लगा दो, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 यहां एक ब्रांच लगा दो, यहां एक ब्रांच लगा दो, 3 बन गए तुम्हारे, हाँ जी बन गए। अच्छा और भी कोई बन सकता है, दिमाग लगाओ बताओ, और कौन बन सकता है क्या। इसका नामकरण कैसे करेंगे, सीधी सीधी चैन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा पेंटेन, सही बात है। यहां पे सीधी चैन ये है, अच्छा जी ये आपकी ब्रांच है। कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्योंकि ब्रांच पहले पड़ेगी, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बात कर दी, मोजी बांधी भाई साहब। ये अपनी मेन चैन हो गई। यहां पे देखो एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, अगर एक ही कार्बन पे दो ब्रांच आ जाए तो क्या गेम बनता है, आ जाओ वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है ना। कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं पेपर कितना टफ आ जाए तुम्हारा बोर्ड का इस बार 10वीं क्लास का। भाई साहब एग्जामिनर ढूंढेगा तुम्हारी गलती, लेकिन तुम नहीं गलती करोगे क्योंकि तुम कहां से पढ़े हो, अपने आकाश भैया से पढ़े हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, अब दो ब्रांच है तो बोलो 2,2, क्योंकि दोनों ही ब्रांच दूसरे पे हैं भैया, दोनों एक जैसी हैं, दोनों में एक कार्बन है, तो दोनों का नाम क्या हुआ, मिथाइल, क्योंकि ब्रांच को कैसे करते हैं, आइल से करते हैं। तो 2,2 डाई मिथाइल, अच्छा जी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, बहुत बढ़िया। आप इसको खाली 2 डाइमिथाइल भी कह सकते थे, अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई दूसरे पे ही दोनों हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये आपका भैया इस तरीके से हो गया। अब पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन देख लो जल्दी, 2025 में भैया 2025 में क्वेश्चन आया था, 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे ब्यूटीन के, बताओ कौन से हैं। तो भैया पहला ब्यूटीन का मतलब है पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, तो एक डबल बॉन्ड, एक एक एक, ये अपना ब्यूटीन है, पहला तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा भाई साहब ये, आप एक ब्रांच यहां लगा दो। ओ माय गुडनेस, क्या बात है, मौज बांधी भैया, मौज बांधी, हाइड्रोजन भर दो, ठीक है ना, भर दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटीन, ठीक है जी। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे 2 H कर दो, यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड पूरे, देखो 1 2 3 4, इसके 3 हो गए, ठीक है ना। अपने हाइड्रोजन गिन लेना, क्या हाइड्रोजन सेट बैठ रहे हैं भैया, बैठ रहे हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, दूसरे पे मिथाइल हो गया, और ये हो गया तुम्हारा प्रोपीन। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज, क्या बात कर दी भैया, मौज बांधी है ना। जल्दी से बोल दो भैया, जल्दी से बोल दो। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भैया, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो गड़बड़ है जाएगी। डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, 2024 में पूछा था भैया, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अभी तो बताया था। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही फंक्शन ग्रुप होता है, एल्केन है तो सारे एल्केन है, एल्कीन है तो सारे एल्कीन है, एल्काइन है तो सारे एल्काइन है, बस अंतर क्या है, उनके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, क्योंकि ग्रो करते रहते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, समझ रहे हो बात को, है ना, रामू शामू पामू जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो डिफाइन कैसे करोगे, एक ऐसी सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर सारे एल्केन है तो सारे एल्केन ही होंगे, एल्कीन होंगे तो एल्कीन ही होंगे। सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, डिफर बाय CH2 ग्रुप, ये भी आपको लिखना जरूरी है, इसमें थोड़ा सा ये मिसिंग कर दिया है तो मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, सही बात है। अच्छा आगे बढ़ो, वाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेरी बात को ध्यान रखना कि जो होमोलोगस सीरीज होती हैं, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा, लिख लो बे, ये जो होमोलोगस अपनी सीरीज होती है ना, इनमें एक बात को ध्यान रखना है आपको, क्या क्या, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ध्यान रखना हमेशा, कोई चीज रिएक्ट कैसे करती है डिपेंड करता है वो किस चीज से बनी है। अब सारे अल्केन है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि सबके सब एक जैसी रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पे लिखा भी है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलली डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप, या कि मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, विच रिमेन सेम इन होमोलोगस सीरीज, भाई ये सेम रहता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज तो हर एक में आपको CH2 मिलता रहेगा, बस CH2 का डिफरेंस होगा, तो सब हर बार CH2 है तो भैया रिएक्शन तो सेम ही होगी। अच्छा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ये आपकी बढ़ती रहती है। भैया ये कैसे बढ़ती है जरा समझाइए इसको, है ना, थोड़ा मुद्दे पे आइए समझाता हूं। देखो मान लो आपका पहला है CH4 CH3 CH3, फिर आपका CH3 CH2 CH3, मैंने आपके एल्केन वाला ले लिया, तो हर बार आपका मोलर मास, वजन भी तो बढ़ रहा है, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन थे, फिर कार्बन आ गए तो वजन बढ़ा, तो जितना आप नीचे जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना,
एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज होते हैं, ये भी इंक्रीज होते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जितना नीचे जाओगे उतना ये सब आपकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट ऑफ C3H6 एंड C2H4। पहले तो ये देख लो कि सारे के सारे क्या है, होमोलोगस सीरीज है कि नहीं है। क्या CH2 का डिफरेंस है? ध्यान से देखो भाई, C4H8 C3H6, अरे हाँ यार CH2 का डिफरेंस है। क्या C3H6 और C2H4 में CH2 का डिफरेंस है? हाँ यार है, मतलब ये होमोलोगस सीरीज हैं। और जिसका जितना ज्यादा वजन होगा, जितना, ध्यान से देखो, जितना नीचे जा रहे हो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? C4H8 का, और इनका कम हुआ। क्यों? क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज बनाती है और होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। आपने यहाँ पे लिखा हुआ देख ले, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर मास। क्या बात है, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन लगा के आने पेपर में। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमारा ऑलमोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था मतलब वो भी हो गया। लेकिन अब जो आगे पार्ट आ रहा है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, तुम्हारे आकाश भैया कह रहे हैं, तुम्हारा बड़ी कह रहा है, एनमैन कह रहा है कि यहां से क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा तो आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, साइन करवा लो मुझसे कि जो मैं अब करवाने वाला हूं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंख खोल के, कान खोल के, जो खोल सको सब खोल लो, समझ रहे हो बात को, और ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो जी, हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितनी भी हमारी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, या फिर जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमेशा जलते हैं। CO2 देते हैं, पानी देते हैं, और हीट और लाइट देते हैं। इसलिए बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं क्योंकि हीट और लाइट मिलती है। समझ रहे हो बात को। एग्जाम्पल, आपने खाली कार्बन लिया, कोल ले लिया, आपने इसको जलाया, ऑक्सीजन में जलाते हैं, हीट किया, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट में, तो खाली CO2 बनेगी, हीट प्लस लाइट बनेगी। बहुत अच्छा फ्यूल है कोल, तुम्हें पता है कोयला फ्यूल की तरह काम आता है। लेकिन अगर तुमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया जिसमें CH4 है, भैया ये अपना क्या है, मीथेन गैस है, तो अगर तुम इसको जलाओगे तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, CO2 भी है, अब की बार वो पानी भी है क्योंकि यहां पे H है, और हीट प्लस लाइट तो कांस्टेंट है। तुमने अल्कोहल ले लिया, ये भी एक हाइड्रो, ये भी क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो जल्दी से यहां पे क्या हो रहा है, हीट करने पे तुम्हारा CO2 है, H2O है, हीट एंड लाइट है। ये रिएक्शन याद रख लेना, कुछ भी करना, लेकिन कभी भी ध्यान से देख लेना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हीट प्लस लाइट देंगे, CO2 देंगे और H2O देंगे, कांस्टेंट है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा हो तो ही करना, अदरवाइज तुम पूरी रिएक्शन लिख के आ जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। क्या समझे? बहुत बढ़िया, मौज लो, ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब जब तुम कंबशन करते हो, जलाते हो ना, तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड वाले, एक होते हैं अनसैचुरेटेड वाले। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये है मेरा CH3, सही बात है, एक सैचुरेटेड है, और सॉरी ये अपना सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड कौन से हैं? मान लो मैं कर दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अनसैचुरेटेड है। अब जब मैं इनको जलाता हूं ना गाइस, ध्यान देना, ये कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न विद अ क्लीन ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। भाई यहां पे धुआं आता है और ब्लू फ्लेम निकलती है। अच्छा जी, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है, लो परसेंटेज ऑफ कार्बन? देखो जरा ध्यान से, जब मैंने इसको बनाया इसमें 2 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे, ठीक है। जब मैंने इसको बनाया तो इसमें 2 कार्बन थे लेकिन 4 हाइड्रोजन थे। तो मुझे सोच समझ के बताना, यहां पे 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ हैं, यहां 2 4 के साथ है, कहां पे कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है? भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज 100% होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां कार्बन की परसेंटेज जल्दी से मुझे बताइए कैसी है, जल्दी से मुझे बताओ। यहां पे हमारे क्या है, 2 कार्बन है 6 पे, और वहां पे मेरे 2 कार्बन है 4 पे। तो क्या देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। लो परसेंटेज ऑफ कार्बन होने की वजह से दीज कंपाउंड्स व्हिच गेट्स बर्न्ड कंप्लीटली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है ना, ये कंप्लीटली जल जाते हैं। ये क्या होते हैं, कंप्लीटली जल जाते हैं, और हमें नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, मतलब बिना धुएं का फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन की मात्रा परसेंटेज क्या होती है, कम होती है। कार्बन की परसेंटेज कम, तो कार्बन को जलने के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कम ऑक्सीजन में भी ये जल जाते हैं कंप्लीटली। नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी का मतलब समझ रहे हो, कहीं धुआं नहीं है, ब्लू एकदम, जो तुम्हारी गैस में, घर वाली गैस में होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड में, भाई यहां पे देखो हाइड्रोजन कम कर दिया, मतलब कार्बन की परसेंटेज अब ज्यादा हो गई, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे भाई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनवायरनमेंट से इतनी जल्दी ऑक्सीजन लेना आसान नहीं होता फ्यूल के लिए। तो ये येलो फ्लेम होता है, सूटी होता है, धुआं धुआं होता है, क्योंकि यहां पे हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है इन कंपाउंड्स में, और इसलिए कभी भी कंप्लीटली जल नहीं पाते, इन्हें कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से ऐसा में देखने के लिए मिलता है। गांव में जाओगे तो चूल्हे जो बने होते हैं उसमें येलो फ्लेम होता है, क्योंकि लकड़ी जलाते हो, और वो जलाते हो, अपना डंग केक जलाते हो, गोबर जलाते हो, उन्हें बहुत ऑक्सीजन चाहिए।
ठीक है, और वो जल नहीं पाते क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो धुआं निकालते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है भाई अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है तुम लोगों को ऑलरेडी पता है यार, ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस में, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी कहते हैं, इसको भी याद रखना। अच्छा जी, तो यहां पे हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसमें हेल्प करेगा। तो यहां पे बहुत ही फेमस है हमारे पास दो, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें आपको एक रिएक्शन याद रखने, जब भी आप इथेनॉल लोगे, कौन इथेनॉल लोगे, और इथेनॉल के सामने रखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पे क्या होगा, एक और ऑक्सीजन ऐड होकर ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अब आपको ना याद करने में बड़ा टफ होगा, तो मैंने क्या किया, इसको समझाने के लिए तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत तगड़ा। ये अपना इथेनॉल है। अब मुझे इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन और लगाना है, क्योंकि मुझे करना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैं इन 2 हाइड्रोजन को यहां से निकाल दूंगा, निकाल दिए, 2 वैलेंसी फ्री, और उनकी जगह डाल दूंगा 2 बॉन्ड के साथ में एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन निकला तो भी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन आ गया तो भी ऑक्सीडेशन, और ऐसा करके क्या हुआ, मेरा इथेनोइक एसिड बन जाता है। रिएक्शन हो गई याद। आई होप कि सभी को ये बात समझ में आ गई है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड वाली रिएक्शन हो गई। बहुत बढ़िया। अगली आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपको कुछ ऐड करना है। अच्छा, अब ऐड कहां कर सकते हो, जहां खाली जगह होगी। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यह ध्यान रखना, हम केवल एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही कर सकते हैं। क्यों, बताता हूं। देखो, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास ये एक H है, यहां मेरे पास एक H है, डबल बॉन्ड है, ये है मेरे पास H है, ये मेरे पास H है। मैं यहां पे हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो एक कैटलिस्ट लगेगा जो इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने में हमारी हेल्प करेगा। वो निकेल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, फिर पैलेडियम हो सकता है। हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 में से अगर मैं एक तोड़ दूं तो क्या मेरा स्ट्रक्चर डिसरप्ट हुआ? नहीं यार, कार्बन कार्बन फिर भी जुड़े रहेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो इसको मैं तोड़ सकता हूं। तो मैं यहां से इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, और तोड़ के मैं यहां पे जो मेरे पास 2 हाइड्रोजन हैं वो दोनों पे एक एक लगा दूंगा, और ऐसा करके इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजिनेशन भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी हम इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अनसैचुरेटेड में ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहीं तोड़ के तुम जगह खाली कर सकते हो। मान लो सिंगल बॉन्ड होता, क्या तुम तोड़ पाते? ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास यहां पे ये ऑलरेडी कुछ ऐसा होता, तो क्या मैं इसमें फर्दर अब हाइड्रोजन ऐड कर पाता? नहीं, क्योंकि मैं कोई बॉन्ड तोड़ूंगा तो पूरा स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी। ठीक है, आई होप के सभी को ये वाली बात समझ में आ गई है। एक और ध्यान रखने, इसमें अच्छी रिएक्शन है। अगर यहां पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन की लंबी लंबी चैनें लगी हो, कार्बन की लंबी चैनें को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा यहां पे हमारे पास क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग ऑयल। ये होता है हमारा वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का ये डायग्राम है। आप इसका भी हाइड्रोजनेशन करोगे तो बॉन्ड टूटेगा, और आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, देखो एच आ गया, इससे हमारा घी बन जाता है। तो घी बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल से हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। गांव में सुना होगा डालडा घी आता है दुकान पे, ये वही डालडा घी ऐसे ही बनाते हैं, ऑयल में हाइड्रोजनेशन करके। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कबड्डी देखी किसी ने, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, या फिर फुटबॉल में भी होता है ऐसा, एक को बाहर बुला लेंगे और उसकी जगह अंदर भेज देंगे किसी और को। तो यहां बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं, जगह खाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप कर सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी। ठीक है ना, अच्छा जी। उसके बाद क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड और गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास ये रिएक्शन लिखी है यहां पे, CH4 तुम्हारे पास है, कार्बन के 4 बॉन्ड इस तरीके से बन रखे हैं, तुम्हारे पास एक क्लोरीन है। तुम्हें बस थोड़ी सी सनलाइट देनी है। सनलाइट का ध्यान रखना, सिंबल होता है एच न्यू। सनलाइट का सिंबल होता है एच न्यू, इसे कहते हैं एच वी कह दो चाहे, सनलाइट का सिंबल होता है। तो सनलाइट क्या करती है, इस बॉन्ड को तोड़ती है, इन दोनों को बीच से तोड़ती है। ठीक है ना, और कोई से एक हाइड्रोजन को बीच से तोड़ती है, यहां से Cl इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका CH और यहां आ जाएगा Cl। ठीक है, और प्लस तुम्हारा जो H यहां से गया, Cl यहां से गया, HCl बन जाएगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना, ये रिएक्शन अगर सनलाइट आपको मिलती रहेगी, क्लोरीन आपको मिलता रहेगा, तो ये चलती रहेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। फॉर एग्जांपल, आप यहां पे क्या कर सकते हो, इस वाली रिएक्शन को ऐसे भी देख सकते हो, फिर से यहां पे क्लोरीन को ऐड करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक और H हट जाएगा और अब की बार 2 Cl आ जाएंगे। ठीक है ना,
अब की बार 2 Cl आ जाएंगे, प्लस में HCl हो जाएगा। अब फिर से करोगे तो ये फिर से हो जाएगा HNU प्लस Cl2 करोगे तो फिर से एक और H जाएगा, CHCl3 हो जाएंगे, प्लस में HCl हो जाएगा। अब फिर से ऐसे ही करोगे तो ये फिर से फाइनली एक बार और रिएक्शन होगी तो बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, और यहां जाके रुक जाएगी क्योंकि अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है कार्बन से हटने के लिए। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात कंप्लीट होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट रिएजेंट्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, तो वो बाकी किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये वाली रिएक्शन कर लेते हैं सैचुरेटेड वाले, ठीक है ना, सनलाइट वाली। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वो हैं जिनसे डेफिनेटली पेपर में भाई क्वेश्चन आएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट लिखा है मतलब इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ थ्योरी है, पहले वो देख लो। इथेनॉल कौन होता है भाई? अपना 2 कार्बन वाला एल्कोहल, ठीक है बेटा। इसका एक और नाम होता है, जिसे हम घर में होता है ना, घर में तुम्हारे 2 नाम होते हैं, एक होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले। कौन से वाले? तो ये वो वाले जो पंडित जी आते हैं, है ना जी, इस दिन पैदा हुआ है, सुबह को 5 बजे पैदा हुआ है, इसका नाम ए से रखेंगे। एक तुम्हारी मम्मी, मम्मी क्या करती है? अरे मेरा बेटे का रंग थोड़ा सा काला, इसका नाम कालू रख दिया। घर पे सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है, तुम्हें पता भी नहीं है, बाहर वाले तो बाद में करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरा नाम बचपन में रख दिया था भोलू, मैं थोड़ा सा मोटा सा था बचपन में, तो मेरा नाम रख दिया भोलू। ये क्या बात है भाई? स्कूल में जब मुझे बच्चे चिढ़ा रहे हैं भोलू भोलू कह के, तो ये क्या बात है? ठीक है, किसी का कालू रख देंगे, किसी का घोंचू रख देंगे, यार नाम होते हैं क्या? तो बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो नाम होते हैं उन्हें कहते हैं कॉमन नेम। तो ऐसे केमिस्ट्री में भी होते हैं, कॉमन नेम कहते हैं इनको। तो इथेनॉल का एक कॉमन नेम भी होता है, इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना। लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला है? वो है इथेनॉल, ठीक है। ये सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, सही बात है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH है। क्या क्या बात याद रखनी है? इसकी स्मेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मिसिबल होता है पानी में इन ऑल प्रोपोर्शंस। आप कभी भी इसको पानी में घुला सकते हो, घुलाते भी हैं, पापा लोग घुलाते हैं, तुम मत करना ये काम, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन, अगर आप इसके सामने सोडियम रखोगे, सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है, वो इस वाले H पे अटैक करेगा, इसको हटा देगा। अगर आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे, इसके 2 लिए होंगे, तो 2 आके यहां पे बैठ जाएंगे और 2 H निकलेंगे, वो बना देंगे हाइड्रोजन गैस, जिसकी पहचान हम बचपन से करते आ रहे हैं पोप साउंड से, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखनी है। दूसरी रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन। अगर तुमने इसको रख दिया 443 केल्विन पे एक एसिड के साथ में, वो एसिड कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बेटा एसिड होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब जो पानी निकाल देते हैं, अपने को पानी निकालना है, ठीक है। तो वो पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? OH, ये वाला OH निकालेंगे, इसके बराबर के कार्बन वाला H निकालेंगे, एक वैलेंस इसकी फ्री, एक इसकी फ्री, दोनों से डबल बॉन्ड बनवा देंगे, पानी हो जाएगा बाहर, तो तुम्हारा अपना इथीन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। ध्यान रखना, ये तुमसे पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ इसका काम क्या, तो क्या बोलोगे? डिहाइड्रेशन काम है इसका, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। यूजेस क्या है इथेनॉल के? भाई एंटीसेप्टिक होता है, वाउंड्स में जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो जाती है, जख्म हो जाता है, तो एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। मेडिसिन बनाने के काम आता है, टिंचर ऑफ आयोडीन में। एक्टिव इंग्रेडिएंट है बहुत सारे बेवरेजेस, जैसे कि वाइन, अल्कोहल, जो कि हमें नहीं पीनी होती, पापा लोग पीते हैं, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ध्यान से देख लो, ये एडिक्शन कर देती है, मिक्स हो जाती है अल्कोहल में, भाई नहीं मिलेगी तो पागल हो जाओगे अगर ज्यादा पीनी शुरू कर दी तो, जिसने भी की है, ठीक है, तुम मत करना कभी भी। ये डैमेज करती है लीवर को, और कभी कभी तो भाई लोग मर भी जाते हैं अगर इसको डायरेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया तो एपीएम का कैसे भूल सकते हैं भाई लोग? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में एपीएम हो जाए, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइज, जल्दी से एपीएम लिखो भाई लोग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर देख लो। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग और मेंशन वन एसेंशियल कंडीशन फॉर दीस रिएक्शंस टेक्स प्लेस। एसेंशियल कंडीशन क्या है? इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। भैया इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो चाहिएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है मेरा एसिडिफाइड K2Cr2O7। बताना है इसका एसेंशियल रोल क्या है। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। पेपर में बेटा ऐसे लिख के आना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे? तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन वाला और डबल बॉन्ड यहां पे होगा, H3 कर दो, यहां पे एक H हो जाएगा, यहां पे 2 H हो जाएंगे। आप एक H2 ऐड करोगे, क्या लगेगा बेटा? निकिल की प्रेजेंस या फिर प्लैटिनम की या फिर पैलेडियम की। क्या है ये भैया? बताना पड़ेगा। ये है हमारे कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट है हमारे। और रिएक्शन में क्या हो जाएगा भाई? जहां पे डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूट के एक एक हाइड्रोजन लगा दोगे और बस तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अगला देख लो, इथेनोइक रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा इथेनॉल से, अभी तक हुआ नहीं है, आगे करवाऊंगा, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। अभी आगे होगी ये वाली रिएक्शन, तो चिंता नहीं करने का, चिंता नोट, मेंशन नोट बेटा, ठीक है। आगे करेंगे इसको, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, एक और क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया, 2025 का भैया दूसरा सेट का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को फंसाते हैं, इसमें XYZ लिखा होता है, भैया कभी नहीं होते। मुझे तो आज तक अपनी एक्स का समझ नहीं आया,
ये वाले एक्स का क्या समझ आएगा मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है, उसने धोखा दिया था, ये वाला एक्स कभी धोखा नहीं देगा अगर तू पढ़ के जाएगा तो। समझ रहा है बात को? बाकी तेरी किस्मत में अगर धोखे मिलने लिखे हैं तो मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला, ठीक है, डिपेंडिंग तुम्हारी किस्मत कैसी है। अब पढ़ ले ध्यान से, किस्मत बदल सकती है। तो एक मेरे पास कंपाउंड है एक्स जो कि गुड सॉल्वेंट है। एक्स की रिएक्शन जब तुम करते हो सोडियम के साथ में तो दो कंपाउंड बनाता है, एक बनता है वाई और एक बनता है जेड। अच्छा जी, जेड यूज होता है वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने में। कौन यूज होता है? अबे हाइड्रोजन गैस यूज होती है। तो ये अपनी हाइड्रोजन गैस है, जेड हो गई अपनी हाइड्रोजन गैस, ये अपना सोडियम हो गया। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। कौन सी रिएक्शन अब तक तुमने देखी? यहां पे सोडियम के आने से हमारा H2 निकल रहा था, अभी बताया था इथेनॉल में। इथेनॉल में CH3CH2OH में अगर तुमने Na रख दिया तो Na इसको रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करके यहां बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। इसको कहते हैं CH3CH2O। को हम क्या कहते हैं? इथॉक्साइड कहते हैं। मैंने पीछे लिख के दिखाया था, तो मैंने लिख के दिखाया था इसका नाम क्या था। हाँ बेटा ध्यान दो, इसका नाम देख लेना, सोडियम इथॉक्साइड हम इसको कहते हैं, ठीक है ना, सोडियम इथॉक्साइड हम इसको कहते हैं। कहां गया? हाँ जी, ठीक है, तो अपना सोडियम इथॉक्साइड हो गया वाई। आगे क्या पूछा है? राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन ऑक्सीजन। बता रखा है जितने भी तुम्हारे कंपाउंड ऑक्सीजन में बर्न होते हैं भैया हमेशा क्या करेंगे, जल्दी से बोलिएगा, एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज। ये हीट का साइन होता है भैया, जलाने का साइन होता है। तो हमेशा CO2 प्लस H2O प्लस में हीट निकलेगी, प्लस में बहुत सारी लाइट, इसलिए क्या होते हैं? अच्छे फ्यूल होते हैं। आगे बढ़ जाइएगा। अगर मैंने इथेनॉल को भैया क्या किया, जल्दी से मुझे बताओ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रखा है 443 केल्विन पे। भैया ये क्या होता है? अरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। OH निकालेगा, H निकालेगा, डबल बॉन्ड ला देगा और ये अपना एल्कीन बन जाएगा। एसिडिफाइड विद रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अबे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहां गया? ये रहा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कितनी बार करोगे रिएक्शन? इसलिए कह रहा था पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले रामलाल, पढ़ ले रामलाल, पढ़ ले अभी भी टाइम है, पढ़ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है भाई अपना इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में देख लो ध्यान से क्या होता है। इसका एक और नाम होता है एसिटिक एसिड। ये कौन सा है? वही कॉमन नेम जो मैंने बताया था, सोमू, रामू, जो घर में रख देते हैं, कालू, पीलू, जो भी रख देते हो। तुम्हारा क्या रखा है? सारे लोग एक मिनट रुको, मैंने अपना नाम बता दिया तुम्हें, है मेरा नाम बचपन मेरी मम्मी ने क्या रखा, तुम्हारा क्या था? कुछ ना कुछ तो तुम्हारा भी रखा होगा, भोंदू, चोंदू, है पिचकू, मिचकू, टॉमी। तो बताओ ना कमेंट में, हैं बताओ, मतलब मेरे ही मजे लोगे, तुम्हारे कोई मजे ना ले, हैं तुम्हारे कोई मजे ना ले। तुम भी बताओ नाम तुम्हारा क्या है, ठीक है। और या फिर तुम्हारे दोस्त का कोई फनी सा हो, वो भी बता दो भाई, कितना मजा आएगा मतलब सुनने में, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, इसको कहते हैं एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका अच्छा वाला नाम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला नाम है, आयुपैक वाला नाम है, ठीक है। लेकिन इसका 5 से 8% सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग विनेगर। सिरका, सिरका सुना है किसी ने? गांव में बनता है, इसमें हम अचार बनाते हैं सिरके से, याद है सभी को, ठीक है ना। विनेगर 5-8% का मतलब क्या है? अगर आपने मान लो कहीं पे लिया है 100 मिलीलीटर इसका सॉल्यूशन, तो उसमें से आपको 92 रखना है पानी, ठीक है ना, पानी रखना है। और बाकी 8% अगर आप रखोगे क्या, अपना इथेनोइक एसिड, तो ये बनेगा सिरका। क्या बनेगा? सिरका बनेगा। सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का अपनी, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। CH3COOH में 2 कार्बन, तो ये सेकंड मेंबर है, ठीक है। उसके बाद ये कलरलेस लिक्विड है, याद रखना, इसको मैंने मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजेंट और इरिटेटिंग इसकी स्मेल होती है। ये भी पानी के साथ घुल जाता है, अल्कोहल के साथ में घुल जाता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये बहुत कम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होते पता है कैसी इसकी बर्फ में जमती है? जब ये जमता है ग्लेशियर जैसा जमता है, ग्लेशियर जैसा, इसलिए से कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई? ये रिएक्शन कर लेता है क्योंकि ये अच्छा एसिड है, इसके नाम में ही एसिड है, और एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ये क्या है? तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तुम्हारे बेस होते हैं। तो ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कैसे होगी? ये हाईली रिएक्टिव इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग इथेनोएट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इथेनोएट कहते हैं, याद रखना, इथेनोएट कहते हैं। सोडियम इथेनोएट इसको हम पूरा कहते हैं, क्योंकि सोडियम लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो बाकी यहां से H हटेगा और CO3 ये बना देंगे H2O और CO2। ध्यान देना, ये टेस्ट करने के काम आती है इस एसिटिक एसिड, क्योंकि यही से रिएक्शन करता है। और रिएक्शन जब हो जाएगी, मुझे टेस्ट करना है कि इथेनोइक एसिड ही है, तो क्योंकि CO2 कर देता है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये इसके टेस्ट में भी काम आती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है ना। लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। पढ़ाया तो बस एसिड बेस वाले चैप्टर में है, कितनी बार पढ़ोगे, हैं बस याद आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बाइकार्बोनेट के साथ में होगा, सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। किसी भी बेस और किसी बेस का भी रिएक्शन कर सकते हो। हाँ, ये भी बेस थे, NaOH के साथ में भी कर सकते हो। अगर तुमने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में की तो सेम काम होगा, Na रिप्लेस कर देगा इसको, फिर से सोडियम इथेनोएट बन जाएगा। अब की बार जो H निकलेगा, OH निकलेगा, वहां पे पानी बना देंगे। बस यहां पे फालतू क्या था? CO2 फालतू था। क्यों? क्योंकि यहां पे CO3 लगा हुआ था OH की जगह, ठीक है।
याद करना कितना आसान है। देखो यार ये तो बहुत आसान है भाई, OH और H ने बना दिया पानी और ये N यहाँ पे आ गया इथेनोएट, यहाँ पे भी सेम होगा, बस यहाँ पे CO3 के होने की वजह से पानी के साथ साथ CO2 बना देना, दैट्स इट। काम तुम्हारा आसान है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। उसके बाद अगर इसकी रिएक्शन में सोडियम से करवाऊं तो सेम काम होगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इसको फिर से सोडियम इथेनोएट बनेगा, अब की बार हाइड्रोजन गैस बनेगी। टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड कर सकते हैं भैया, पॉप साउंड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगली बार देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कर दी तो क्या होगा, होगा ये कि यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये टूटेगा और OH और H मिलकर बना देंगे पानी। क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। भैया पानी क्यों बना रहे हैं मेरे लाल मेरे मुन्ना, देख यहां पे क्या लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करता है, पानी निकालता है, अपने को पानी निकालना है, HOH करके पानी निकाला, जो बचा उसको आपस में जोड़ दिया चपाक करके, ये ऐसे करके क्या हुआ, C2H5O था ही, इसको मैंने उल्टा करके यहां जोड़ दिया, बन गया मेरा इथाइल इथेनोएट, जिसको हम एस्टर कहते हैं। बहुत स्वीट स्मेलिंग होता है, इसलिए परफ्यूम बनाने में काम आता है। क्या होता है भैया, स्वीट स्मेलिंग होता है, परफ्यूम बनाने के काम आता है। बहुत बढ़िया। इसके यूजेस क्या क्या है भाई, यूज देख लो इसके। एक तो वही है, अचार के प्रिजर्वेटिव में काम आता है क्योंकि विनेगर होता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल में काम आता है, कपड़े बनाने में, डाई बनाने में, प्लास्टिक बनाने में हमारे काम आता है, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 यूज यहां पे याद होने चाहिए। अगली रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, ध्यान से देखो, अभी तुमने एक रिएक्शन की थी, है ना, अभी तुमने एक रिएक्शन की थी बहुत सारी, उसी में एक ये भी है। क्या है, तुमने भी एक एस्टर बनाया था ना, एस्टर। अगर तुम एस्टर की रिएक्शन NaOH से कर दोगे तो एस्टर फिर से वापस से टूटेगा, ठीक है। और जब ये टूटेगा तो यहां से टूटेगा, NaOH का OH तो मिल जाएगा, इसे तो बन जाएगा इथेनॉल, और Na मिल जाएगा इसे, ये बन जाएगा तुम्हारा फिर से इथेनोएट। ये वही रिएक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, बस उल्टा कर दिया हमने इस रिएक्शन को। ध्यान से देखो, अभी तुमने एक रिएक्शन की थी, कौन सी वाली रिएक्शन की थी, जल्दी से मुझे बताओ। ये वाली तुमने इथेनोएट, नहीं ये वाली नहीं की थी, है ना, इसी का उल्टा नहीं है, ठीक है ना। ये इसका तुम कह सकते हो थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको ध्यान तुम्हें कैसे रखना है कि ये ध्यान रखना है तुम्हें, जब भी तुम एस्टर को बेस के सामने रखोगे टूट जाएगा और इथेनॉल बनाएगा प्लस इथेनोएट बनाएगा। अब इसको सैपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेल खाता है सोप के स्ट्रक्चर से, भी दिखाऊंगा। इस वजह से सोप के स्ट्रक्चर में आखिरी में लगा होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि उससे मेल खा रहा है, ध्यान दोगे तो, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में ऐसी ही रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आई होप एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज गाइस, मजा आ गया, ठीक है। चलिए जी, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगर यहां तक क्लियर है भैया तो जल्दी से एक बार APM का दान देंगे सारे लोग। APM हो गया, आत्मा से परमात्मा का मिलन। क्या बात है ना, पॉजिटिविटी आ जाती है एकदम से, पॉजिटिविटी, ठीक है। आओ जरा, पता है मैं APM क्यों बुलवाता हूं तुमसे बार बार, इसके पीछे एक राज की कहानी है। जब हम एक वन शॉट को बैठ के देख रहे होते हैं ना, तो मैं बीच बीच में लगता है यार बाद में पढ़ लूंगा, थोड़ी देर बाद में पढ़ लूंगा, इतना टाइम से पढ़ रहा हूं यार, अब मैं यार इतना कौन पढ़ता है। मैं बीच में APM करता हूं, तुम एकदम से जोश में आ जाते हो, अरे आत्मा से परमात्मा के लोग समझ में तो सारा आ रहा है भाई साहब, भैया एकदम मस्त मजेदार समझा रहे हैं, आकाश भैया की जय हो, करते हो कि नहीं करते हो। फिर तुम एकदम जोश में बढ़ जाते हो, अरे अब तो इसको भी कंप्लीट करूंगा, मजा आ रहा है यार। इससे तुम्हें हेल्प मिलती है। तो जब भी बोलो ना APM लिखो तो लिख दिया करो बे, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, कंबशन ऑफ मीथेन करवाइए रिएक्शन, कर लोगे, कर दोगे। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल करवाइए, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन करवाइए, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, अरे भाई सब कुछ तो करवाया है भैया ने, हैं 2023 में आया है, लपेट दे 2023 वाले एग्जाम को, अब 25 वाले को लपेट देना, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना अगला और आखिरी टॉपिक भैया, इसका नाम है सोप। सोप माने साबुन। साबुन से क्या करते हैं भैया, नहाते हैं या फिर कपड़े धोते हैं, तो वही वाली सोप है, ठीक है। सोप क्या होती है, ये सोडियम या पोटेशियम के सोल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं। मतलब कार्बन की एक बहुत लंबी चेन, उसके कोने पे कुछ आयन COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसको एल्कलाई बोलते हैं क्योंकि बेस NaOH क्या बनाता है, बेस बनाता है ना, इसलिए कह देते हैं यहाँ पे एल्कलाई, ठीक है ना। ये लॉन्ग चेन होती है, इसे फैट कहते हैं, इसे एल्कलाई कहते हैं। और इससे बनता है क्या, हमारी सोप। ये सर्फेक्टेंट कंटेन, मतलब सर्फेक्टेंट का मतलब है जो चिपक जाते हैं सरफेस पे, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं तुम्हारे, इस तरीके से सोप का पूरा का पूरा मोलिक्यूल होता है। पहले ये देख लो मोलिक्यूल, इसको हम टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको बनाने का तरीका ये भी होता है। इसको ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे भी बनाते हैं। ये वाला अपना COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, और ये अपना पूरा का पूरा ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। इसको टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। टेडपोल देख रहे हो, टेडपोल क्या होता है भाई, बायो वाला टेडपोल है जो ऐसे ऐसे रहता है,
वही वाला, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, होता क्या सोप का मॉलिक्यूल। सोप के मॉलिक्यूल में ध्यान दो, ये जो पीछे वाला पूरा पार्ट होता है कार्बन वाला, ये पानी से बहुत डरता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए कहते हैं इसको नॉन पोलर, कोई भी चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला जो पार्ट है, इस पे तुम्हें चार्ज दिख रहा है नेगेटिव, और यहां पे तुम्हारा, ये भैया मैंने क्या कर दिया है, रेड पे व्हाइट व्हाइट कर दिया, हाँ ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज होता है हाइड्रोफिलिक, पानी से बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक तुम्हारा शॉर्ट हेड वाला कार्बोक्सिलेट होता है, और हाइड्रोफोबिक तुम्हारा ये वाला होता है ऐसे तरीके से, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से देखो, जैसे ही तुम सोप के पानी के अंदर अपना कपड़ा डालते हो, तो सोप के मॉलिक्यूल पानी से डरते हैं, वहां पे कपड़ा है, कपड़े पे डर्ट लगी हुई है, तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो टेडपो, ये गोले के सामने वाला, ये जाके डर्ट से चिपक जाता है, कहता है पानी से मुझे डर लगता है, तो मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे डर्ट के पास जाके बैठ जाना चाहिए। डर्ट के पास जाके बैठ जाएगा, पहले एक जाएंगे, दो जाएंगे, तीन, बहुत सारे जब चले जाएंगे तो क्या बना देंगे, एक स्पेयर बना देंगे, गोला बना देंगे। इस क्लस्टर को कहते हैं मिसिल, इसे कहते हैं मिसिल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स जॉइन एज क्लस्टर्स कॉल्ड एज मिसिल, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट डर्ट के पास जाएंगे, और जो अपने ये मोटे वाले पार्ट है, पानी से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पानी में झूलते रहेंगे। अब मम्मी क्या करती हैं, मम्मी के पास होती है थपकी, ले थपकी, ले थपकी, ले थपकी, ले थपकी, किसमें बज रहा है, सोप के मॉलिक्यूल में बज रहा है। जब सोप के मॉलिक्यूल में बज रहा है, अब ये वाला जो पार्ट है भाई, ये डर्ट को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा मम्मी, कितना ही मार लो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पानी से डर लगता है, कह रहा है ये। मम्मी थपकी पहले जा रही है, तू हट, तू हट, तू हट, तो ये क्या करता है, डर्ट को नहीं छोड़ता, और इतना इस पे प्रेशर पड़ता है थपकियों का कि ये डर्ट को खींच खींच के एकदम पीछे लग गया, फिर लग गया पीछे से, फिर हाथ में क्या डर्ट है, ऐसे करते 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 पीछे पड़ते पड़ते डर्ट को लेके ही भाग जाता है, लेकिन डर्ट को छोड़ता नहीं है, इसलिए मम्मी थपकी बजाती है। अब मम्मी थपकी बजाती है, तुम्हें पता है क्यों क्यों बजाती है, इसलिए बजाती है, मम्मी को बताना घर जाके, मम्मी आपको पता नहीं है, आप बेसिकली साइंस ही पढ़ रही थी, मतलब साइंस से ही, साइंस की हेल्प से ही काम कर रही थी, आओ मैं बताता हूं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से भाई तुम्हारा पूरा का पूरा सोप का मॉलिक्यूल काम करता है। एक बात याद रखना, एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोप, दो तरह के पानी होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में झाग अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हार्ड में अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होते। अब इसका कारण क्या है, हार्ड वाटर के अंदर कुछ सोल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, यहां पे जब मैं हार्ड वाटर लेता हूं, उसमें सोप डाल दो, तो सोप के मॉलिक्यूल को क्या बनाना चाहिए, मिसिल फॉर्मेशन, वो क्लस्टर बनाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कमबख्त इनसे आके बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनसे आके रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब मैं सोप डाले जा रहा हूं, लेकिन मेरा धुल ही नहीं रहा, लेदर ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि सोप क्लस्टर बना ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो लेदर प्रोड्यूस ना करके क्या करते हैं, स्कम प्रोड्यूस कर देते हैं, और तुम्हें दिखेगा हार्ड वाटर से क्या हो जाएगा, स्कम आ जाएगा, और सॉफ्ट वाटर में आराम से लेदर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब डिफरेंस देख लेते हैं डिटर्जेंट और सोप में, हमारा फाइनल टॉपिक है, ध्यान दो, एक होती है सोप, एक होती है डिटर्जेंट, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड, ध्यान से देखो, सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट से बनती है सोप, लेकिन सल्फोनिक एसिड भी, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड बेसिकली होता है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें पेपर में नहीं बता गया ना, फालतू फालतू की चीज क्यों पढ़ते हुए हैं, 10th क्लास में नहीं पूछी जाती, मैंने तुम्हें बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सल्फोनिक एसिड से बनते हैं भैया हमारे डिटर्जेंट। क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है सोडियम की, जबकि ये होते हैं सल्फोनिक एसिड्स की लॉन्ग चेन। ये हाइड्रोकार्बन और क्रूड ऑयल से बनते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं। ये इनइफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर से, स्कम बना देते हैं। ये इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में भी, स्कम नहीं बनाते, ठीक है। ये पुअर फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है, पुअर फॉर्मिंग कैपेसिटी मतलब झाग अच्छे प्रोड्यूस नहीं करते, ये बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, खुद से खुद ही सोप जो होती है एनवायरनमेंट में खत्म हो जाती है कुछ समय के बाद, लेकिन मोस्टली डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। यहां तक फाइनली अपना होता है चैप्टर खत्म। अब लिखो फाइनली एपीएम भैया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा हमारे इस वन शॉट में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू ऑल, योर बडी योर आयरन मैन विल ऑलवेज देयर फॉर यू। मजे करेंगे, बोर्ड्स में हिला देंगे भाई साहब, ठीक है। क्या हिलाओगे, पेपर हिलाओगे ना, ठीक है ना, एग्जामिनर को हिला देंगे कि भाई देख क्या किया हमने, ठीक है। तो ठीक है, तो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पुच्ची, बाय बाय गाइस।